तो कौन से टॉपिक में थे बताइए हम लोग भाई, सबके सब। टाइगर, वन्य जीव संरक्षण, टॉपिक का नाम होता है वन्य जीव संरक्षण, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल पार्क और सेंचुरीज, है ना। कल प्रैक्टिस किए हैं उसके मैप का, बन जाएगा अभी, हाँ बन जाएगा ना। चल तब ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बन जाएगा करके बस। चलिए, तो हमारा भाई हम वन्य जीव संरक्षण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने अपना पूरा वन्य जीव संरक्षण में टोटल हम लोगों ने भाई नेशनल पार्क पढ़ लिया था, राष्ट्रीय उद्यान, फिर हम उसका बाकी जितने भी उसके राष्ट्रीय उद्यान का था हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य, फॉरेस्ट सेंचुरीज, ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमको आज पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम देखे थे कि अभी राज्य में इकलौता एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है ना। तो यहाँ चालू करते हैं आज का क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व से हमारी क्लास आज चालू होगी। चलिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन है बताइए तो अभी, कौन है? अचानकमार सर, कौन है? अचानकमार। पहले कौन थी मगर बायोस्फीयर रिजर्व, कौन थी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। किस वर्ष में थी? 82-83 के आसपास वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व था, मगर बाद में उसको हटा दिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कितने? छत्तीसगढ़ में केवल एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन है? अचानकमार अमरकंटक मुंगेली बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से अचानकमार मतलब छत्तीसगढ़ में भी इसका हिस्सा आता है और अमरकंटक बोलने से एमपी में भी इसका हिस्सा आता है। तो किन किन राज्यों में फैला हुआ है बताइए तो? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है बोलेंगे तो? 18। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था तो? नीलगिरी केरल तमिलनाडु। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापना कब किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? जबकि भैया आपका अभ्यारण्य कब बना था? ये कब बना था? 75 में, याद कराया था 5 उसका, 75 का 5, 2005 का 5। तो अचानकमार आपका भैया अभ्यारण्य कब बना था? सेंचुरी 75 में। और वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व कब बन गया तो? 2005 में। यार इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो? 38 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? और उसमें से छत्तीसगढ़ में कितना हिस्सा है तो? 2610। तो 38 में से 2610 कितना है? हाँ। क्रम भारत के कौन से नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है ये? कितने नंबर का है? और भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है तो? यस, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को के द्वारा छत्तीसगढ़ के एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार अमरकंटक को वर्ष 2012 में मानव और संरक्षित जैव मंडल यानी कि मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित कर दिया गया। तो बोले भाई किस वर्ष बायोस्फीयर जो आपका रिजर्व है अचानकमार, इसको किस वर्ष मैप प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया तो? किसके द्वारा किया गया तो? किस प्रोग्राम में सम्मिलित किया तो? हाँ याद रखिएगा, मानव और संरक्षित जैव मंडल, जिसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हो गई बातें? इस प्रोग्राम में सम्मिलित कर दिया 2012 में। चलो बताते हैं। और पूर्णिमा के लिए रुका था, पूर्णिमा आ नहीं रही थी ना, उसी क्वेश्चन पे नहीं आएगी अब। चलो बताते हैं। याद रखना है, एक शब्द आप बोलते हैं वृक्ष, क्या बोलते हैं? वन क्षेत्र पढ़ रहे थे, और हम लोग वन क्षेत्र के साथ एक शब्द हम लोग देख रहे थे, वो एक है वन क्षेत्र से शब्द, और एक शब्द है आपका भैया वन आवरण शब्द। क्या? वन आवरण, जिसका हम देखते हैं डाटा अलग अलग रहता है। तो इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बस सिंपली समझ लो कि वन क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसको भैया सरकार वन के रूप में अधिसूचित कर दी है। वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र अर्थात चाहे किसी जमीन पर वन हो ना हो, अगर सरकार ने उस जमीन को बिना वन के भी उस क्षेत्र घोषित कर दिया कि वो क्षेत्र वन क्षेत्र आता है, तो भी सब क्षेत्र किसमें आ जाएगा? वन क्षेत्र में। तो सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन क्षेत्र। मतलब किसी राज्य का कितनी जमीन का कितने हिस्से को सरकार बोलता है कि इतना हिस्सा जो है ये क्या है? वन क्षेत्र। सरकार के द्वारा अधिसूचित की गई क्षेत्र, जिसको किस रूप में अधिसूचित करता है? वन के रूप में। पूरा क्षेत्र किसमें आ जाएगा? वन क्षेत्र में। भले उस जमीन पे वन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वन आवरण में ऐसा नहीं है। वन आवरण में ध्यान रखिएगा, कोई भी जमीन का टुकड़ा, अगर वो जमीन का टुकड़ा 1 हेक्टेयर से बड़ा हो, और 1 हेक्टेयर से बड़ा होने के बाद अगर उसमें 10% से अधिक ट्री कैनोपी डेंसिटी
क्लियर हो गया? ट्री कैनोपी डेंसिटी हो तो भाई क्या कहलाएगा वो 1 आवर। पहले कैटेगरी याद करो फिर समझाऊंगा ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई जमीन का टुकड़ा कितने से अधिक होना चाहिए? 1 हेक्टेयर से अधिक। कितने से अधिक? 1 हेक्टेयर से अधिक। और उस 1 हेक्टेयर का कितना परसेंट? 10% हिस्सा अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी से के द्वारा घेरा गया है तो क्या कहलाएगा? वन आवरण। अब कहने का मतलब समझ लो कि अगर मान लो ये जमीन 1 हेक्टेयर से अधिक है और ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है ये समझा रहा हूं। ये तो भाई कोई ट्री क्या होता है? ये हमारा कोई ट्री। देखिए तो ट्री कैनोपी याद कीजिए, ट्री के ऊपर जो छत्र है ना, छत्र, ये वाला छत्र, ये छतरी, छतरी, ये कितना जमीन का हिस्सा घेर रहा है? ये पूरा जमीन का हिस्सा भाई किसमें आ जाएगी? ट्री कैनोपी डेंसिटी में। किसमें आ जाएगी? ट्री कैनोपी डेंसिटी में। अगर पेड़ को ऊपर से देखा जाए तो पूरा ऊपर से पूरा चौड़ाई घेरेगा ना, पूरा गोलाई जितना दूर उसका फैला हुआ शाखा, तो ऊपर से जितना उसका छत्र जगह घेर रहा हो पूरा क्षेत्र किसमें आ जाता है? ट्री कैनोपी डेंसिटी में। और अगर वही पेड़ के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल इस 1 हेक्टेयर से अधिक के जमीन के 10% से अधिक का हिस्सा अगर घेरता है तब वो क्या कहलाएगा? वन आवरण। क्या कहलाएगा? वन आवरण। समझ में आ गया बात? कि अगर भाई 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो इसका अगर कम से कम इन पेड़ों के द्वारा ये घेरा हुआ क्षेत्र जो क्षेत्र घेर रहे हैं, ये घेरा हुआ क्षेत्र जो क्षेत्र घेर रहे हैं, ये घेरा हुआ क्षेत्र जो क्षेत्र घेर रहे हैं, ये घेरा हुआ जो क्षेत्र घेर रहे हैं, ये क्षेत्र अगर इस टोटल 1 हेक्टेयर से जितना भी जमीन अधिक है उसका 10% से अधिक जमीन अगर ये घेरेंगे तो ये क्या कहलाएगा? वन आवरण। क्या कहलाएगा? वन आवरण। क्लियर हो गई बातें? सिंपल बात। और वन क्षेत्र क्या है? सरकार जिस भी जमीन को, मतलब यहाँ तो वन होना जरूरी है, 10% से अधिक क्षेत्र घेरेगा तभी, 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगा तभी वही वन आवरण हो सकता है। मगर इसमें क्या है कि इसमें वन नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की जमीन को अगर वन जमीन घोषित कर दिया, अधिसूचित कर दिया, तो पूरा जमीन क्या कहलाएगा? वन क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन क्षेत्र। क्लियर हो गया इस बात? चलो हो गया। और बोलो, और क्या क्या पूछना था? हाँ, बायोस्फीयर बताते हैं। 3 शब्द आप पढ़ रहे हो। एक पढ़ रहे हो आप लोग सेंचुरी, एक आप पढ़ रहे हो भैया क्या हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और एक आप पढ़ रहे हो नेशनल पार्क। क्या पढ़ रहे हो? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो जीवों के संरक्षण के लिए घेरा गया हो मगर किसी स्पेसिफिक जीव चाहे पेड़ के लिए। क्लियर हो गई बातें? इसलिए आप देखिए जब भी आप अभ्यारण्य पढ़ रहे थे तो क्या सुन रहे थे? ये बाघ से जुड़ा हुआ यहाँ का नीलगाय है, यहाँ पे बाघ है, यहाँ पे ये सुन रहे थे ना। मतलब वो पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र किसी पर्टिकुलर एक जीव को ध्यान में रख करके क्षेत्र अगर घेरा जाता है या सुरक्षित किया जाता है तो क्या कहलाता है? सेंचुरी। इससे थोड़ा बड़े स्तर पे आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पर। यहाँ का अगर आप भैया पेड़ पौधे जीव जंतु पूरे चीजों को रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े स्तर पर अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं, क्या बन गया वो? बायोस्फीयर रिजर्व। मगर अगर आप पूरे कंप्लीट फ्लोरा एंड फौना बोले तो ऐसा क्षेत्र जिसके कंप्लीट सभी जीव जंतु को, सभी पेड़ पौधों को, चाहे घास क्यों ना, सबको संरक्षित करना चाहते तो क्या हो गया? नेशनल पार्क। समझ में आ गई बातें? ये 3 बेसिक डिफरेंस है, ठीक। और कोई इसमें बेसिक डिफरेंस का बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी जीव जंतु के लिए होता है, इससे थोड़े बड़े स्तर पर होता है और ज़्यादा संरक्षण की जरूरत पड़ता है। और ये होता है इसमें फ्लोरा फॉर, फ्लोरा मतलब जितने पेड़ पौधे प्रजाति हैं, फॉर मतलब जितने जीव जंतु को प्रजाति, मतलब वहाँ का कीड़ा मकोड़ा भी। क्लियर हो गई बातें? सबके संरक्षण क्या हम घोषित करते हैं? नेशनल पार्क। ये तीनों में हो गया अंतर। और बोलो, और किस दिन का क्या बचा है बताइए? और किस दिन बचा कुछ? एक दिन खेती वाले में था, आरएमएस का फुल फॉर्म पूछे थे आप लोग, है ना? आरएमएस उसका होता भैया रबी फसल होता है ना, रबी फसल, रबी मार्केट करके कुछ इसका होता है, रबी मार्केट ऐसा कुछ होता है। आरएमपी आरएमएस था तो रबी मार्केट वो होता है इसका सरप्लस या सरप्राइज, इस टाइप कुछ होता है इसका प्राइस। मतलब रबी फसल का मार्केट में क्या सप्लाई है, सरप्लस है, उसके आधार पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था आरएमएस, जिसमें आप लोग पढ़ाई देखे थे कि ये बहुत सारा डाटा है। 2250 रुपये चने का, गेहूं का, बोलता पढ़ने की जरूरत नहीं, मत पढ़ना बोला था, याद आ गया? तो आरएमएस का मतलब समझ गया, रवि सीजन के फसलों से जुड़ा हुआ है, ठीक। आरएमएस मतलब रवि मार्केट से जुड़ा हुआ है ये। चलिए और बोलिए, और क्या बचा था? और कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया इतना, चलो आगे। टाइगर सब तो पढ़ा दिया था ना यार मैं, हाँ यही पढ़ा दिया था, हाँ मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र से पढ़ाना था, है ना। चलिए फिर भी टाइगर रिजर्व को रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो
कितने टाइगर रिजर्व है? 4। पहला कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है? तो भैया इसका मतलब पहले 3 थे, हाल ही में किसको जोड़ा गया है, किसको जोड़ा जा रहा है? यस, किसको प्रस्तावित किया गया है? तो कुछ भी ऐसा शब्द बोले किसको लगे? गुरु घासीदास नवीनतम। क्लियर हो गया? तो नवीनतम कौन है? तो गुरु घासीदास। पहले 3 कौन थे? तो इंद्रावती या चाणक मार और उद्यंती सीता नदी। क्लियर हो गई बातें? इंद्रावती कहां पर है? बीजापुर में। अचानक मार कहां पर है? हाँ, मुंगेली में। और उद्यंती सीता नदी कहां भैया आपका? हाँ, क्लियर हो गई बातें। चलिए, बात इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि बीजापुर में है, अचानक मार जो कि बिलासपुर मुंगेली में है, उद्यंती सीता जो कि गरियाबंद धमतरी, उद्यंती गरियाबंद सीता धमतरी, दोनों को मिला करके भैया एक बना दिया टाइगर रिजर्व। और गुरु घासीदास कहाँ पे है? तो कोरिया में भी है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में फैला है, और कहाँ फैला है? सूरजपुर में कुछ हिस्सा फैला हुआ है। इसके फैलने के बाद हम देखते हैं कि भैया इंद्रावती कब बना था? तो प्रोजेक्ट टाइगर में कब आया? 83 में। ये कब आया? 6 में। ये कब आया? 6 में। और ये तो नवीनतम है, अभी हाल ही में। और टाइगर रिजर्व कब बने? तो 9/9/21। कब? तो भाई इंद्रावती को बस याद रखना, 83/6/6 और 9/9/21। क्या याद रखोगे? हाँ, तो याद रख लेना इस तरीके से। चलते हम लोग मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र की ओर। तो भाई मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र से 3 नाम याद रखो: क्रोकोडाइल पार्क, मगरमच्छ पार्क, भैंसा दरह और जाटलूर नदी घाटी। तो छत्तीसगढ़ मगरमच्छ शब्द आएगा तो कितने, कौन से 3 जगह याद करोगे? वो कितने शब्द जगह याद करोगे? पहले 3 जगह। कितने जगह? 3 जगह। मगरमच्छ बोला तो कितने जगह? 3 जगह। पहला जगह कौन सा है? क्रोकोडाइल मगरमच्छ पार्क, यानी कि कोटमी सोनार पार्क। क्या बोलोगे? हाँ, तो कोटमी सोनार पार्क, जोर से बोलो। तो कोटमी सोनार पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये कृत्रिम रूप से मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र है, और कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा भैया मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र कौन है? तो कोटमी सोनार। तो क से कृत्रिम रूप से संरक्षित, क से कोटमी सोनार, और सबसे बड़ा कृत्रिम रूप से संरक्षित मगरमच्छ पालन क्षेत्र है। क्लियर हो गई इतनी इस बात? इसको भैया कब बनाया गया था? 2006-07 में। कब बनाया गया था? 6-7 में। ध्यान रखिएगा। कृत्रिम क्यों? क्योंकि आसपास के गांवों के छोटे मोटे तालाबों में सब जगह मगरमच्छ पाए जाते थे। फिर सरकार ने देखा कि इस गांव में सभी जगह मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो सारे गांव से मगरमच्छ को सारे लोगों से इकट्ठा करवाया गांव के लोगों के द्वारा, और बड़ा से एक ठो पार्क बना के भाई टापू बनाया, टापू के चारों पानी बनाया, उसके चारों पूरा मेड़ बना दिया, और उसमें सारे मगरमच्छ को डाल दिया। उनके खाने के लिए सरकार अब पैसा खर्च करती है, उनको पैसा खर्च करके भी उनको पालन पोषण करती है। सब सरकार क्यों कृत्रिम रूप से पालन पोषण कर रही है। ये पूरा जो एरिया बनाया गया है कृत्रिम रूप से मैन मेड बनाया गया, इसलिए से क्या कहा जाता है? कृत्रिम रूप से बनाया गया, या मैन मेड बनाया गया। क्लियर हो गई बातें? तो मानव निर्मित कृत्रिम रूप, मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मगरमच्छ संरक्षण पार्क कौन सा है? कौन सा पार्क है? कोटमी सोनार पार्क बोलना है। कौन सा पार्क? हाँ, कोटमी पार्क, कोटमी सोनार पार्क। कहां पर है? जांजगीर चांपा, बिलासपुर, ज्यादा दूर नहीं है, जब भी मन करे जा सकते हो, जाना जरूर चाहिए। स्थापना वर्ष कौन है इसका? 6-7। दूसरा है भैया भैंसा दरहा। कौन है भैंसा दरहा? हाँ, और फिर कौन है? जाटलूर नदी घाटी। तो कौन कौन अगला? भैंसा दरहा और जाटलूर नदी घाटी। भैंसा दरहा कहाँ है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। कहां पर भैंसा दरहा? हाँ, अवस्थिति कोंटा से हैदराबाद मार्ग पर ही स्थित है, क्योंकि भाई कांगेर घाटी कौन से मार्ग पे है? उसी मार्ग पे ही है, इसलिए भैंसा दरहा मार्ग कौन से मार्ग पर स्थित है बोल देगा तो? हाँ, विशेष यह कांगेर नदी में प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो जो कांगेर नदी है जिसपे बना है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, उसी नदी में ये प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कैसा कहा गया है? ये एक प्राकृतिक पार्क है। कैसा पार्क है? यस। वैसे जाटलूर नदी घाटी ये भी दोस्तों क्या है? प्राकृतिक का है। कैसा है ये? प्राकृतिक। ध्यान रखिएगा। तो उसका स्थान कहाँ है जाटलूर नदी का? नारायणपुर। कहां पर? जाटलूर नारायणपुर। कहाँ है जाटलूर? नारायणपुर। कहाँ है जाटलूर? नारायणपुर। यह प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों में मगरमच्छ पाए जाते हैं? उसमें से प्राकृतिक कितने हैं? मैन मेड कितने हैं? मैन मेड का नाम क्या है? कोटमी सोनार। कहाँ पर है भैया? और प्राकृतिक वाले में पहला कौन है? भैंसा दरहा। कौन है? भैंसा दरहा। दूसरा कौन है? भैंसा दरहा कहाँ है? बस्तर में। और जाटलूर कहाँ है? भैंसा दरहा कौन से नेशनल पार्क में है? कौन से नदी में है? कौन से नदी में है? जाटलूर कौन से नदी में है? जाटलूर नदी में। किस में है? जाटलूर नदी में। चलो अगला आते हैं हाथी रिजर्व क्षेत्र। क्लियर हो गई बातें? चलिए भैया, लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? तो देखिए,
लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र कोरबा में बनाया गया है। इसकी घोषणा तिथि कब की गई थी? 15 अगस्त 2019। कब की गई थी घोषणा? तो भाई आपके यहाँ जो हाथी रिजर्व उसका नाम क्या है? लेमरू हाथी रिजर्व। क्या नाम है? कौन सी तिथि को बनाया गया था इसको? कौन सी तारीख को? 15 अगस्त को। कौन सी तारीख को? 15 अगस्त को घोषणा। शामिल वन मंडल, कौन कौन से वन मंडल इसमें आते हैं? तो कटघोरा, कोरबा, सरगुजा और धर्मजयगढ़। कौन कौन से वन मंडल आते हैं? हाँ, उसको पूछा, देखिए वन मंडल को पूछ लिया ना एक बार एग्जाम भाई, देखिए 2022 के में ही। तो धर्मजयगढ़ कहाँ का है? रायगढ़ का। सरगुजा और कोरबा कटघोरा कोरबा का। तो रियल में कौन कौन से 3 जिलों को छू रहा है? तो ये रायगढ़, कोरबा और सरगुजा। इस पूरे क्षेत्र को क्या बना दिया गया है? लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र। क्या बना दिया गया है? हाँ, प्रदेश में हाथियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो लेमरू हाथी रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई? हाथियों का संरक्षण और संवर्धन करना। विशेष, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम एलिफेंट रिजर्व या हाथी संरक्षण क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का पहला हाथी संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कहां पे है? और कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं? तो और कौन कौन से जिले के क्षेत्र आते हैं? तो सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला भैया आपके लिए सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व। अगला कौन है? सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व। ठीक है। शामिल जिले कौन इसमें? बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर। कौन कौन सम्मिलित है? तो दिमाग में बैठाते रहना है ना। कहाँ है भैया? बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर। तो अगला हाथी रिजर्व का नाम क्या है? सरगुजा से जसपुर हाथी रिजर्व। क्या है? इसमें कौन कौन शामिल जिला है? तो बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर। तो बलरामपुर, सरगुजा तो आ ही जा रहा है नाम, है ना। जसपुर भी आ रहा है, इसमें अंदर का 2 नाम कौन सा है? बलरामपुर और सूरजपुर। ध्यान रखिएगा। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 1143 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? अभ्यारण्य इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो तमोर, पिंगला, सेमर, सुत और बादलखोल। कौन कौन से? भाई सूरजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? बलरामपुर में। अब यहां पर तो वही तीनों को ले लिया है ना, उसमें संरक्षित क्षेत्र में। हाथी प्रवेश, हाथी जो है छत्तीसगढ़ में झारखंड के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो हाथी छत्तीसगढ़ में कहां से आते हैं? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। कहां से? हाँ, ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा इस मैप को, आने वाले टाइम में से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारा टच करता है भैया कौन? झारखंड। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ झारखंड का छोटा नागपुर का पठार वाला पूरा हिस्सा है। यहीं से जब हाथी आते हैं तो हाथी से 2 मार्ग का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बातें? ऐसे 2 मार्ग का पलायन करते हैं। इसलिए पहला मार्ग देखेंगे तो जसपुर यहाँ पे केंद्र बन गया, फिर यहाँ से बलरामपुर केंद्र बन गया, फिर यहाँ से सूरजपुर केंद्र बन गया। यहाँ कौन कौन बन गया? रायगढ़ केंद्र बन गया, कोरबा केंद्र बन गया, और ये बीच का क्षेत्र कौन है? ये दोनों से कनेक्टेड होगा, सरगुजा। कौन है? सरगुजा। इसलिए भैया ये पूरा एरिया क्या बन गया आपका? हाथी संरक्षण क्षेत्र। क्या बन गया? हाथी संरक्षण क्षेत्र, हाथी प्रभावित क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा हाथियों से प्रभावित है? उत्तरी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? उत्तरी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? कौन सा छत्तीसगढ़ में हाथियों से प्रभावित है? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। क्या बोलेंगे? और उत्तर में बोल दे तो उत्तर में कौन सा? तो उत्तर पूर्वी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा दिमाग लगा लोगे ना। चलो, वैसे सब बता ही दिया हूं, बाकी और कुछ पूछे तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, जंगल सफारी। अगला कौन है हमारा? जंगल सफारी देख लेते हैं। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी प्रस्तावित परियोजना आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी परियोजना की प्रस्तावित है, जिसे प्रस्ताव रखा गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी भैया कहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है? तो खाली पड़ी चूना खदान नंदिनी दुर्ग। कहाँ पे रखा गया है? तो भैया जो नंदिनी का जो एरिया था, नंदिनी खुंदी माइंस वाला, पूरा माइनिंग किया गया, खोद दिया गया, पूरा खोद पूरा गड्ढा कर दिया गया, पूरे एकदम बड़ा सा सागर सा गड्ढा कर दिए। और उस पूरे गड्ढे में क्या कर रहे हैं? तो उस पूरे गड्ढे में भैया वृक्षारोपण किया जाएगा। क्लियर हो गई बात है? पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण करेंगे, हजारों पेड़ लगा देंगे, और हजारों पेड़ लगा क्या कर देंगे हम लोग? कृत्रिम भैया जंगल बना देंगे। कैसे बना देंगे? कृत्रिम जंगल बना देंगे। और क्योंकि वो जंगल मानव बना रहे, इसलिए कैसा जंगल हो गया? मानव निर्मित जंगल। कैसा जंगल हो गया वो? मानव निर्मित जंगल। इसलिए क्या हो गया? और बनने के बाद क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो?
हाँ कौन हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नंदिनी माइंस कौन हो जाएगा। हाँ अब पहले किसकी माइनिंग होती थी, चूने की। किसकी माइनिंग होती थी, चूने की। कहाँ पे आता है भैया वो, दुर्ग में। कहाँ पर आ रहा है, दुर्ग में। क्षेत्रफल इसका कितना है तो 885 एकड़ क्षेत्र में ये पूरा एरिया फैला हुआ। कितने एरिया में, तो सोचो 885 एकड़ में भैया पूरा वृक्षारोपण किया जाएगा तो कितने पेड़ लग जाएंगे। तो भाई कितने एकड़ है भैया टोटल आपका, 885 एकड़। याद रखना जमीन क्षेत्रफल पूछता है। विशेष तथ्य कि 3 वर्ष में यह क्षेत्र जंगल के रूप में विकसित किया जाएगा। टारगेट कितने वर्ष का रखा गया है, 3 वर्ष का। कितने वर्ष के अंदर इसको जंगल में बदल देना है, 3 वर्ष। कितने में, 3 वर्ष में। और उसके बाद बड़े बड़े लेकर के आ जाएंगे जुरासिक पार्क से डायनासोर के अंडे, और यहीं पर भाई डायनासोर को भैया वो क्या करा जाएगा, पाला पोसा जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो उसके बाद आप सब यहाँ पे डायनासोर देखने जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जंगल सफारी। स्थान क्या है जंगल सफारी में, तूताग्राम, नवा रायपुर, अटल नगर। तो इस जंगल सफारी के बनने से पहले कौन सा जंगल सफारी हमारे पास पहले से है, तो तूताग्राम, नवा रायपुर, अटल नगर। कौन सा जंगल है सफारी, तो हाँ ये कितने हेक्टेयर फैला है, तो 202 हेक्टेयर में। कितने में, और ये कितने में बन रहा है, इसके 4 गुने में। कितने में, इसके 4 गुने क्षेत्रफल में। मतलब भैया बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ना। चलो जबकि ये अपने आप में जब बना है तो खुद ये एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला मानव निर्मित जंगल सफारी है। ये खुद एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला मानव निर्मित जंगल सफारी। और इसके बाद इसका 4 गुना जब ये बन जाएगा तो इसका रिकॉर्ड टूटेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात है, ध्यान रखना। तो भैया इसका कितना क्षेत्रफल है रायपुर वाले का, हाँ विशेष यह एशिया का सबसे बड़ा एवं छत्तीसगढ़ का पहला मानव निर्मित जंगल सफारी है। अभी भी आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। द्वितीय जंगल सफारी कहाँ पे रखा गया है, तो कबीरधाम जिला के रामचुआ हरमो ग्राम में प्रस्तावित है। कहाँ पे दूसरा जंगल सफारी, हाँ तो पहला जंगल सफारी कौन है, तूताग्राम, नवा रायपुर का जंगल सफारी। और दूसरा कहाँ पे प्रस्तावित है, तो कबीरधाम के रामचुआ हरमोग्राम। कहाँ पर, कौन सा ग्राम, रामचुआ हरमोग्राम। कहां पर, कबीरधाम में। ठीक है, जितना घूम के आ जा अपने घर से, है ना। चलो और दूसरा भैया कहां पर है हमारा, वो तो बनेगा 3 साल प्रस्तावित है, ये बन जाएगा, काम चालू हो गया है। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा, तो कबीरधाम जिला वाला। तो पहला कहां पर है, रायपुर। दूसरा कहां बनेगा, तीसरा कहां बनेगा सबसे बड़ा, हाँ तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जंगल सफारी एनुअल टाइम में हो जाएंगे। क्लियर हो गई बातें। जबकि यहाँ भैया जो अपना जंगल सफारी रायपुर वाला है, या जानवर वानवर सबको रखा गया है ना, ये सब तो आप जान ही होंगे। यहाँ पे पूरा जू वगैरह है ये तो। ठीक है, चलिए मोदी जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। आइए अन्य परियोजनाएं, कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर। पढ़े थे कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर, पढ़े थे ना। किसके अंदर पढ़े थे, इंद्रावती के अंतर्गत पढ़े थे। तो इसका स्थान कौन सा जिला है भैया, बीजापुर जिला। यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। तो कहां पर स्थित है ये, कहां पर स्थित है कुटरू गेम सेंचुरी, हाँ जिला बीजापुर, वैसे पूरा बोलना है। कहां पर स्थित है, हाँ। अगला देखेंगे जामवंत परियोजना। जामवंत परियोजना किस जानवर से जुड़ी हुई है, बोलेंगे पहले तो भालू से। और गजराज परियोजना हाथी से। तो जामवंत परियोजना, गजराज परियोजना, जामवंत परियोजना, गजराज परियोजना। अब आते हैं जामवंत परियोजना भैया कब से शुभारंभ हुआ है, 2014 से। कब शुरू हुआ है, 2014 से। तो ये वर्ष ही बहुत बार पूछा, भले इसमें ना लिखा मगर बहुत बार पूछ चुका है। क्लियर हो गई बातें। क्षेत्र कौन आता है इसमें, मरवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़। तो कौन कौन सा क्षेत्र आता है जामवंत परियोजना में, कटघोरा कहाँ, मनेन्द्रगढ़ कहाँ, मरवाही कहाँ, यस। तो दिमाग में बैठ रहा है। सब सुपर में कौन है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उससे नीचे आए तो क्या है, गौरला, पंडरा, मरवाही। और उसके दाहिने ओर गए तो क्या है, कोरबा। तो एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना। तो इस पूरे ट्रायंगल वाले क्षेत्र में किसके लिए परियोजना चल रही है, भालू के लिए। इसलिए नॉर्मल जब आप मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जाएंगे तो भालू वगैरह जो है मौसम आपको सड़क पे घूमते हुए दिख जाएंगे। बहुत ज्यादा वहां पे भालू पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए विशेष है कि बिलासपुर वन मंडल के मरवाही परिक्षेत्र में सफेद भालू देखे गए हैं। क्लियर हो गई बातें। तो मुझे छत्तीसगढ़ में सफेद भालू कहाँ देखा जाता है, तो मरवाही वन मंडल में। कहाँ पर, बिलासपुर मंडल के मरवाही परिक्षेत्र में। जबकि बोला जाता है कि सफेद भालू जो होता है वो कहाँ मिलते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में। हालांकि ये जो सफेद भालू है ये वो वाला सफेद भालू नहीं है जो कहाँ मिलता है, बर्फीले क्षेत्रों में। इसके भैया मेलानिन पिगमेंट खत्म हो गया, इसको बीमारी बीमारी होती है ना स्किन की, जिस पूरा शरीर हमारा सफेद पड़ जाता है, वो बीमारी है। मेलानिन पिगमेंट खत्म हो गया, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, सफेद।
ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ अगर और इस तरीके से, और हमारे यहाँ काला वो पाया जाता है तेंदुआ, तो काला तेंदुआ में यही है कि उसके शरीर में चकत्ते होते हैं काले काले, उसमें मेलानिन पिगमेंट हाई हो जाता है और पूरा शरीर काला हो जाता है। नॉर्मल तेंदुआ ही काला तेंदुआ बनता है, अलग से कोई पैंथर जानवर नहीं होता, मगर उसको बोल के देते हैं पैंथर। ठीक है, तो नॉर्मल तेंदुआ ही भैया काला हो जाता है बीमारी के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, पैंथर। तब जिसको भैया बनना होगा पैंथर, समझ लो। हाँ, कुटरू गेम सेंचुरी कुछ नहीं है। जैसे आप जाओगे इंद्रावती घूमने के लिए ना, तो बढ़िया फूल वूल गार्डन वार्डन बना दिए हम, आप खेलोगे पिकनिक विकनिक मनाओगे, ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ देखा गया सफेद भालू, तो मरवाही परिक्षेत्र में बिलासपुर मंडल में। चीतल नीलगाय पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है, तो रामानुजगंज बलरामपुर। तो चीतल नीलगाय क्षेत्र कहाँ प्रस्तावित है, रामानुजगंज बलरामपुर। कहाँ पर, क्योंकि आप पढ़े थे तमोर पिंगला और सेमरसोत ही नीलगाय के लिए संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए नीलगाय वाला कहाँ बनेगा, बलरामपुर तमोर पिंगला वाले क्षेत्र में ही बनेगा। इसलिए देखिए सेमरसोत वाले क्षेत्र में क्या बन गया आपका, नीलगाय संरक्षित क्षेत्र के लिए क्या बना दिया है, चीतल नीलगाय पार्क। तो कहाँ बनेगा चीतल नीलगाय पार्क, रामानुजगंज बलरामपुर। कहाँ पर, और सोन कुत्ता बेटा कहाँ पे पाया जा रहा था, रायगढ़ नहीं, कहाँ हो गया वो, सारंगगढ़। कहाँ हो गया है, सारंगगढ़, है ना, सारंगगढ़ गोमंडा में, रायगढ़ में सोनकुत्ता बोल सकते हैं, पहले रायगढ़ अब सारंगगढ़। नहीं दिख रहा है, विनायक नेत्रालय में आप संपर्क कर सकते हैं, या आ सकते हैं मेरे क्लिनिक शाम के 8 बजे। चलो, गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क। हाँ, किसको इसको दूर का नहीं दिखता, क्लियर बताओ तो। आपको तो चश्मा लगा ही हुआ है, बिना चश्मे वाले। अरे बताओ, झांसना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं दिखवा लेना एक तो ब्लू लेंस। जैसे अगर मोबाइल का यूज आप ज्यादा करते हो तो ब्लू कार्ट लेंस वाला बनवा लेना एक तो चश्मा, है ना। जब भी मोबाइल यूज कर रहे हो, ऐसे डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो भाई ब्लू कार्ट लेंस यूज करो। जैसे मेरा ब्लू कार्ट है, आप सबका भी होगा, नहीं हो तो कर लेना। क्लियर, ग्रीन ग्रीन वाला में तो मोबाइल यूज करते हो तो ब्लू वाला कर लेना, ठीक है ना। जरूरी है चश्मा पहनना, ठीक है। चश्मिश लोग कंडिल नहीं होते बेटा, हीरो होते हैं, है कि यार, बताओ हम लोग को हल्के में ले रहे लोग। आओ, गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क। हाँ तो आओ, गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में है, और इसी से बात आ रहा है कि 5 जनवरी के आसपास आने वाला भैया अर्जुना क्लासेस है करंट अफेयर का बुक, वो बुक लेना और किसी भी एग्जाम बैठने से पहले पूरा घोट के जाना, क्योंकि जितना पढ़ लियो ना छत्तीसगढ़ में, उससे सबसे जुड़ा जो लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन कि कहाँ पे नया खनिज का नीलामी हुआ, तो कौन सा खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए है जिसका नया नीलामी वो पूछेगा, कौन सा उद्योग, माने हर एक चीज। अभी मेरा प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है, खुद उससे जुड़ा हुआ, मतलब इतनी बेहतरीन पुस्तक बन के आ रही है जिसका भैया कोई जवाब नहीं है, और उसको पढ़ के ही एग्जाम में बैठना, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन ज्यादातर टच करेगा। क्योंकि जितने नए झरने हैं जो बुक में नहीं पढ़े हो वो सब उसमें आएंगे, जितने नए पहाड़ी है सब उसमें आएंगे, जितने नए खान है माइंस है सब उसमें आ रहे हैं। तो सब चीज उसमें, जितने नए व्यक्तित्व हैं, जितने नए स्थल हैं, जितने झरने हैं, पहाड़ है, पर्वत है, गुफा है, सब उसमें है। तो उसको रट लेना, और करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम कोई नहीं निकलने वाला। तो करंट अफेयर सब खत्म कर लेना, क्लियर होगी बात, ध्यान रखना। हाँ, अब क्या लिखना है इंग्लिश में, बोलेगा भैया तूता पानी झरना कहाँ है, तो वेर इज तूता पानी झरना, कुछ नहीं इंग्लिश लायक उसमें, समझ जाओगे आप। ऐसे भी क्या है ना, ये सच्चाई है, भारत के जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, वो बेचारे बहुत गधे हो जाते हैं, क्योंकि ना वो हिंदी के रहते हैं पूरे ना इंग्लिश के। क्यों, गलती उनका नहीं है, गलती इसलिए क्योंकि भाई उनके पेरेंट्स जो है वो खुद भाई बहुत सारे पेरेंट्स नहीं इंग्लिश मीडियम के, तो घर में बेचारा हिंदी सुन रहा है, हिंदी पढ़ा, तो 24 घंटे में 18 घंटे जब वो हिंदी सुनेगा, हिंदी में बात करेगा, अपने लोकल लैंग्वेज बात करेगा, तो इंग्लिश प्रॉपर नहीं आता। इसलिए आप देखेंगे कि इंग्लिश बच्चों को बेचारा ना हिंदी पूरा आता है और इंग्लिश ही पूरा आता है, बहुत दिक्कत की बात है। हाँ तो सच्चाई बात है ये। आओ, तो बहुत तकलीफ है बेचारों के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये बता दे रहा हूँ, अर्जुना क्लासेस का एक बहुत बड़ी नेशनल संस्था से हमारा टाई अप हो चुका है, तो आने वाले टाइम में सारी बुक इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होकर के मिलने वाली है, सबसे सारी इंग्लिश पुस्तक, है ना, सारी सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश मिलेगी, एग्जैक्ट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश में। जैसे आपको चाहिए ब्रिटिशर्स इंग्लिश, यूके इंग्लिश हो भैया, अमेरिकन इंग्लिश, 2 टाइप में मिलेगी, ठीक है। हाँ, इंग्लिश अलग अलग होती है ना, यूके इंग्लिश अलग है और यूएस इंग्लिश अलग है। चलिए, गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क, ये भी न्यूज़ में था इसलिए उस समय पूछ रहा था इसको 22-21 में, है ना। अभी भैया इसको शायद ही पूछे, मगर अब इससे ज़्यादा लेटेस्ट चीज आ चुकी है। चलो, हालांकि इस बार भी इसको ऐड किया गया है। गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क सबसे पहली बात कि कौन से जिले में है, कौन से जिले में है, कौन से जिले में है, अवस्थिति बोलेगा कहाँ पर अवस्थित है, तो हसदेव व हंसिया नदी के संगम पर। कहाँ पर, तो
तो इसमें हसदेव और हस्सिया नदी के संगम पे बोल देगा, या नॉर्मली बोल देगा हस्सिया नदी के पास, नॉर्मल बोल देगा हसदेव नदी के पास। तो तीनों चीज अलग अलग तरीके से याद रखना है। कौन कौन सी नदी से याद रखना है? हसदेव और हस्सिया नदी याद रखना है। जीवाश्म, इसमें जो जीव के अवशेष मिले हैं वो लगभग कितने करोड़ वर्ष पुराने माने जा रहे हैं? 25 करोड़ वर्ष पुराने माने जा रहे। कितने करोड़ वर्ष? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ है ना, 2500 साल, 25,000 साल नहीं, कितना 25 लाख साल नहीं, 25 करोड़ साल पुराना माना जा रहा है। जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, इसलिए उसको पूछ लिया है। चट्टान, इसे गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। किस ग्रुप में रखा गया है? गोंडवाना सुपर ग्रुप। क्योंकि भैया पूरा जो आपका हिस्सा है मनेन्द्रगढ़ चिमनीगढ़, वहाँ कौन सा पाया जाता है? गोंडवाना चट्टान पाया जाता है ना। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार पूरा क्या है वहाँ? गोंडवाना सेल समूह, इसलिए इसको क्या बोल दिया है? गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क होगा। क्लियर हो गई बातें? जब बन जाएगा तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क कौन होगा? कहां पर होगा? कितने वर्ष पुराना? हाँ, यह भारत का 5वां समुद्री फॉसिल पार्क होगा। तो भारत में इससे पहले और कितने समुद्री पार्क हैं? 4। ये कितने नंबर का होगा? 5वां। तो ये रैंकिंग याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। सामान्यतः यह जीवाश्म फॉसिल समुद्री जीव जंतु है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पुनर्निर्माण के दौरान उपलब्ध थे। तो ये ऐसे जीव है जो भाई लगभग 25 करोड़ साल पहले जब छत्तीसगढ़ पूरा किसमें डूबा था? समुद्र में डूबा हुआ था, उस समय भैया यहाँ पर रहते थे। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखिएगा। आइए, अब हमारा हो गया टॉपिक खत्म। आज हमारा टॉपिक क्या चालू हो जाएगा? खनिज संसाधन, मिनरल्स। खनिज संसाधन में पूरा काम आप बच्चे लोगों का है, क्योंकि यहाँ पूरा फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। भैया कितना भंडारण है कोयले का, कितना उत्पादन है कोयले का, भंडारण में क्या रैंकिंग है, उत्पादन में क्या रैंकिंग है, भारतीय स्तर पर हमारा कितना भंडारण है, खुद के स्तर पर कितना प्रतिशत भंडारण है। तो पूरा डाटा से भरा कोई टॉपिक है। जितना डाटा याद रहेगा उतना इस टॉपिक को कमांड रहेगा और उतना आप एग्जाम क्वेश्चन बनाओगे। तो चलो तो रेडी हो जाओ पूरा भैया डाटा याद करने के लिए, खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ देखने के लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज में समृद्ध राज्यों में से एक है। भारत की 33 जो अपने पूरे एरिया आप देखते हैं ना, तो सारे राज्यों से मिलाकर के भैया टॉप रैंकर्स में आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हर चीज में समृद्ध है, वनों में बोल दीजिए, खनिज में बोल दीजिए, खदान में बोल दीजिए। इसलिए छत्तीसगढ़ समझिए कि भैया गॉड गिफ्टेड राज्य है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पर्सनली मेरा ओपिनियन, पूरे भारत में अगर रहने लायक कोई राज्य इस समय बचा है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ है। क्यों? इसलिए नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन और बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए नहीं। सबसे ज्यादा ये भैया अच्छा राज्य है रहने के लिए, जीवन यापन के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। क्योंकि अब बाहर किसी भी अन्य राज्य में आप चल जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के राज्यों में अपना क्षेत्रवाद की नीति ज़्यादा पनप गई। अब लोग इंसानियत से ज़्यादा क्षेत्र को वैल्यू देने लग गए हैं, है ना। महाराष्ट्र तो मराठी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, गुजरात तो गुजराती, जहाँ आप जाएंगे वहाँ देखेंगे क्षेत्रवाद की भावनाएं ज़्यादा विकसित हो चुकी है। जब छत्तीसगढ़ में आज भी ऐसा नहीं है। आज भी हमारे यहाँ दंगे फसाद नहीं होते हिंदू मुस्लिम के, 1-2 केस अभी देखने मिल गए, वो राजनेता लोगों के चक्कर में, बात अलग है। तो हमारे यहाँ दंगा फसाद नहीं है, बाढ़ नहीं है, सुनामी नहीं है, भूकंप नहीं, मतलब ना हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा है ना मानवीय आपदा है। मतलब सबसे गॉड गिफ्टेड राज्य छत्तीसगढ़। हालांकि आने वाली पीढ़ी में आप सब की आने वाली पीढ़ी ही इसको भ्रष्ट कर देगी। यहाँ भी भैया दंगे फसाद, क्षेत्रवाद, उत्तरवाद भावना आ जाएगी, और फिलहाल अभी तक हम सुरक्षित राज्य में रह रहे हैं। तो सबसे सेफेस्ट राज्य है छत्तीसगढ़, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। आओ, जबकि सोचिए नशे के रेट में अगर अंदरूनी बात बोले तो नशे के परसेंटेज बोल जाते हैं पंजाब या पंजाब के लगभग या उससे ज़्यादा नशा छत्तीसगढ़ में लोग करते हैं, मगर फिर भी सोचिए उससे कम क्राइम रेट है यहाँ पर। क्राइम रेट यहाँ पर कम है, रेप रेट यहाँ पर कम है यहाँ भी सब, मगर उतने नशे के बाद भी यहाँ पे कम है। तो ये बड़ी बात है ना। क्लियर हो गई बात है? ध्यान रखिएगा। आइए, इसलिए भाई छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, जोर से नहीं बोल, सबले बढ़िया। हाँ, छत्तीसगढ़ी हर वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में रह रहा है, इस जमीन में पैदा हुआ, काम कर रहा है, खर्चा कर रहा है, इसी जमीन में अपना जीवन यापन कर रहा है, हर वो छत्तीसगढ़ी। आप लोग कभी ये मत सोच लेना, क्योंकि ये भी बता देता हूँ, जिनको भी ये गुरूर घमंड आ जाए कि हम छत्तीसगढ़ी हैं, तो आप में से 90% लोग छत्तीसगढ़िया नहीं है, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़िया भैया कोई भी इसमें से जो केवल एसटी है उसके अलावा और कोई यहाँ छत्तीसगढ़िया नहीं है। जनजाति के अलावा कोई किसी का छत्तीसगढ़ नहीं है, सब बाहर से आकर के बसे हो। कहाँ से आकर के बसे हो? तो यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, यहीं से आके आप सब बसे हो, हमारे पड़ोसी राज्यों से ही। क्लियर हो गई बातें? कमाई धमाई के चक्कर में। चलो, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी केवल यहाँ के जनजाति थे, जो यहाँ के जंगलों में शुरू से रहते आए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए भैया फेंक के मारेगा एग्जामिनर कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? हाँ, ये भूल ही नहीं सकना है एकदम। जिंदगी मतलब ये भूलने वाली चीजें जीवन भर याद होना चाहिए। मरते रहोगे तब भी अपने बेटा को बोलना, बेटा काम का बात बता के जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार का खनिज ऐसे याद होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये भूलना नहीं है, सब चीज याद नहीं करना चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए। इस 28 प्रकार खनिज में से 20 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? खनन और विपणन। तो 28 में से कितने का हम लोग खनन करते हैं, कितने का विपणन करते हैं?
विपणन मतलब उससे जुड़ा हुआ भाई खरीद फरोख्त व्यापार। क्लियर हो गई बातें? चलो, तो 28 में से कितना खरीद फरोख्त करते हैं? 20। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य खनिज से कितना पैसा हम लोग कमाए थे? 11,362 करोड़ रुपए। कितना रुपए? उतना हजार फिर करोड़ रुपए, है ना? तो पहले 11,362 करोड़ रुपए, तो ये भी मुझ याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज से कितना पैसा कमाए थे? क्या बोलेंगे? 11,362। क्या बोलेंगे? मुख्य खनिज से। अब ये गौड़ खनिज से कितना कमाए थे? तो 252 करोड़ रुपए। कितना? हाँ, तो याद रखिएगा, मुख्य खनिज से कितना, गौड़ खनिज से कितना। हाँ, स्थिर भाव और एक होता है चालू भाव, है ना? दो चीजें होती है कि स्थिर भाव है कि चालू भाव। स्थिर भाव मतलब भैया किसी वर्ष को आप आधार वर्ष मान लिए, जैसे हम क्या मान लिए कि आधार वर्ष 11-12 है, तो 11-12 की तुलना में आज कोई चीज कितना महंगा हो गया, उस वर्ष की तुलना में आज किसी का प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे ये स्थिर भाव, कि किसी एक समय के रेट को हम स्थिर मान लिए। तो इस आधार वर्ष को, स्थिर भाव में से एक आधार वर्ष होता है, उसे बोलते हैं स्थिर भाव पर। क्लियर हो गई बातें? और चालू भाव आएगा मतलब जो करंट समय आप चल रहे इसका भाव। तो इकोनॉमिक सर्वे में हर डाटा दो तरीके से होते हैं, एक स्थिर भाव और एक चालू भाव। एग्जामिनर ज्यादातर स्थिर भाव को फोकस करता है, करंट अफेयर में चालू भाव पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो आप स्थिर भाव वाले को कंठस्थ करके याद रखना। अब चलते हैं स्थिर भाव पर। स्थिर भाव पर जीएसडीपी, जीएसडीपी बोल तो क्या फुल फॉर्म बताइए? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्या है? हाँ, क्योंकि भाई जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ये एस फॉर स्टेट मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्या हो जाता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन क्षेत्र के योगदान 2022-23 मतलब छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है वो स्थिर भाव में वर्ष 2011-12 को आधार मान करके उसकी तुलना भैया जीएसडीपी हमारा राज्य जितने भी साधनों से पैसा कमाता है उस पैसे में बोल रहा है कि भैया खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना है। तो कितना है खनन उत्खनन से कितना पैसा कमाता है? 29 लाख रुपए। क्या बोलोगे? कितना बोलोगे? क्या बोलोगे? है ना, 2 बार लाख वाला बताया था लास्ट टाइम, तो है कि नहीं? ध्यान रखना। इसमें भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है खनन उत्खनन क्षेत्र में? कितने प्रतिशत की? 10.74। और योगदान प्रतिशत कितना, इसका कितना योगदान है भाई जीएसडीपी में? तो इसमें वृद्धि कितनी देखी जा रही है? 10.74। और भाई इसका योगदान कितना भैया जीएसडीपी में? 10.75। तो योगदान कितना है? अब ये वृद्धि किस रेट से हो रही है ये? क्लियर हो गई बातें? ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कितना पैसा कमा के दे रहा भाई खनन उत्खनन क्षेत्र? तो और महासमुंद के भैया अभी जो नीलामी किया गया है आपका क्रोमियम और निकल वाला भंडारण, उसको 78,000 करोड़ में वेदांता ग्रुप ने भैया लिया है। 3 साल में उतना पैसा छत्तीसगढ़ कमाएगा, 78,000 करोड़ रुपए। समझ रहे हो बात ना? तो बहुत खनिज है हम लोग के पास, बहुत रईस आदमी हम लोग। चलो आओ, अब बोलिए मुख्य खनिज। देखिए कि हमारे जो भी जीएसडीपी आप देख रहे हैं इसमें भैया मुख्य खनिज का योगदान कितना % है? और भैया गौड़ खनिज का, तो याद रखना मुख्य खनिज का और उसका गौड़ खनिज का। हाँ, अब खनिज राजस्व देखते हैं भैया खनिज बेच के हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, है ना? आओ, तो खनिज राजस्व 2021-22 का डाटा हम लोग देख रहे हैं। कुल खनिज राजस्व आय, मतलब खनिज को भैया हम लोग जब बेचे तो कितना पैसा कमा रहे हैं, उससे कितना आय हुआ है, तो पढ़ के बताओ। हाँ, कितना है? आता कि नहीं आता पढ़ने? इकाई दहाई सैकड़ा से देखा करो। क्या बताओ ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? इसको, इसको, इसको है, फिर तो फिर इसको 1 करोड़ कहां पहुंचा दिए? कैसे गांव वालों हैं तुम लोग को ना? मेरे को लग रहा है, बताओ, गड़बड़ करवा दे रहे हैं इन लोग। तेरे को भी ढपोर बना के छोड़ेंगे, देखना बेटा। गए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मतलब 12 लाख। सिंपल, करोड़ कहां पहुंचा दिए? तो है ना? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। तो 12,30,538 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या बोलोगे? 12 लाख रुपए। क्या बोलोगे? ऐसे ही याद रख लो भैया, है ना? बस इतना ही मेहनत करो। अब नहीं तो भाई बोलूंगा कितना है तो गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। ठीक है, आओ, इसको बोल देना 73 लाख रुपए बोल देना इसको, है ना? चलो,
तो भाई कुल कुल खनिज, खनिज से कुल कुल कितना पैसा हम लोग कमाए तो 12 लाख रुपए। कितना रुपए? लगभग 12 लाख रुपए। उसमें भैया मुख्य खनिज कितना कमाए हम लोग आपका 7 लाख रुपए, और गौड़ खनिज कितना कमाए आपका भैया 2.5 लाख रुपए। कितना रुपए? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखना। चलो तो हो गया भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मुख्य खनिज से कितना परसेंट इनकम होता है? 97%। गौड़ खनिज से 3%। कितना परसेंट? 3%। याद रखना है। कितना भैया टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है बताइए? है ये वाला, ये वाला, ये वाला कितना है? कितना है? बोलो बोलो। हाँ तो फिर ऐसे ही बोलो, पता चलेगा कितना आसान है। क्या बोलेंगे? बस 7,32,035। और अगला वाला कौन है? 2,52,085 लाख रुपए मिलता है। हाँ वही 25,285। ठीक है, वही मतलब क्या क्या बोल रहे हो। हाँ ठीक है। खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर राज्यों का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, चल 2021-22 में। चलिए अब बताइए, खनिज के उत्पादन मूल्य के आधार पर, है ना, कि कितना मूल्य, कितने मूल्य का खनिज आप उत्पादन करते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जमीन के अंदर, कितना, वो नहीं, कितने मूल्य, कितने पैसे की जमीन आप खनिज से बाहर निकाल लिए, उत्पादन कर लिए, ये पूछ रहा है। तो खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर राज्यों का क्रम देखना 2021-22 में। तो राज्य और उसका प्रतिशत दिया गया है। सबसे नंबर 1 पे कौन है? सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे उड़ीसा का कितना प्रतिशत योगदान है? छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। तो देखो उड़ीसा से कितने पीछे परसेंटेज में अगर बोला जाए तो, है ना, वही देख रहे हो कितना परसेंट उड़ीसा का 44, छत्तीसगढ़ का 17-34। कितना? 17-34, 17 दूनी 34, तो 17-34। और भैया उसके बाद राजस्थान का 14-1। तो कौन कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कौन कौन है? हाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 44, 17, 34 और 14-10। क्या बोलेंगे? हाँ तो छत्तीसगढ़ का भैया उत्पादन मूल्य में कितना परसेंट योगदान है? हाँ याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं आगे। ये टेबल आ गया आपका, ये वाला है ना। हाँ भंडारण वाला नहीं दिया क्या इसमें? चलो उत्पादन वाला ही बस दिया है। खनिज उत्पादन और योगदान प्रतिशत दे रहा है। ठीक, भंडारण नहीं केवल उसमें बोलते हैं योगदान और उसका उत्पादन। तो एक तरफ का दिया भाई छत्तीसगढ़ के रेस में, और एक दिया भारत के रेट में, और एक दिया योगदान प्रतिशत। तो पहले योगदान प्रतिशत खत्म कर लो कि हम भारतीय स्तर पर कितना कितना योगदान देते रहते हैं। ठीक है, तो देश के कुल उत्पादन में से छत्तीसगढ़ का कोयला कितना योगदान दे रहा है? कितना परसेंट? 19% के पास। याद रखो 19 से 20% के बीच। कितना परसेंट? 19 से 20%। लोहा कितना परसेंट योगदान दे रहा है? 16%। चूना कितना दे रहा है? 10%। बॉक्साइट कितना दे रहा है? 4%। टीन कितना दे रहा है? मतलब टीन में हमारे एक तरफा राज है पूरे भारत में। भैया हम एक तरफा राज करते हैं टीन में, है ना। पूरा भारत एक तरफ, टीन में छत्तीसगढ़ एक तरफ, कोई हमारे आसपास नहीं। लगभग 100% किसके हाथ में पूरा टीन उत्पादन का? छत्तीसगढ़ के पास है। क्लियर हो गई बातें? सबसे ज्यादा टीन हम ही प्रोड्यूस करते हैं। आइए तो बाकी ये चार को याद करना है। 19, 16, 10, 4। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और किसका सीक्वेंस देख लो, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और लास्ट में टीन। लास्ट में कौन है? टीन। तो क्या है इधर सीक्वेंस क्या है? कोयला, लोहा, चूना और बॉक्साइट और टीन। क्या? कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट और टीन। क्या है? क्या है? क्या है? यस, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट और टीन। और इधर परसेंटेज कितना उसका योगदान उत्पादन में? तो कितना है? कितना है? अब याद हो जाएगा ऐसे ना, तो इस टेबल को भी वैसे ही खत्म करना। क्लियर हो गई बातें? चलिए और पूछ भाई इसमें सबसे ज्यादा देश के कुल उत्पादन में किसका योगदान है? इसमें कौन सा खनिज का योगदान सबसे ज्यादा है? तो किसका है? और टीन के बाद? टीन के बाद? और टीन का दूध मत मान लो इसको, तो एक तरफ है, इसको छोड़ दो। इन चारों में खास कर देखो, इन सबसे ज्यादा किसमें योगदान दे रहे हैं हम लोग? किसमें दे रहे हैं योगदान? सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे, भाई पांचवें नंबर पे। हाँ चलो अब आगे ये, हाँ उसको पांचवें नंबर बोल दिए, कोई टेंशन मत लो। कोयला हो गया, योगदान वाला काम खत्म। और कितना मूल्य देता है योगदान, तो इधर दिया हुआ है ना। क्लियर हो गई बातें? तो चलते हैं, देश के कुल उत्पादन का कितना परसेंट उत्पादन दे रहा है, और देश के कुल मूल्य का कितना परसेंट मूल्य देता है ये। तो भैया हो गया उत्पादन के अनुसार परसेंटेज, अब पैसे के अनुसार उधर परसेंटेज दिया है। ठीक, तो
तो उत्पादन अगर कोई चीज 100% होता है तो उसमें 19% छत्तीसगढ़ का योगदान है, इस तरीके से। और उस उत्पादन से, कोयले के उत्पादन से 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें कितना 22 रुपये दे रहा है छत्तीसगढ़। समझ गए दोनों का मतलब ना। ये कितना किलोग्राम निकल रहा है कोयला, और ये क्या बोल रहा है भैया कितना पैसा मिल रहा है उस कोयले से। ये कौन है, मूल्य के हिसाब से परसेंट। अब उस परसेंट को याद कर लो। क्या गया भैया इधर का लिस्ट बोलो, क्या है इधर का, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइड और टीन। उधर पैसे में क्या है 22, 11, 400। क्या बोलोगे, और 00 क्या, हाँ ठीक है, क्या बोलोगे 22, 11, 400 और 00। क्या बोलोगे 100 तो नहीं होना चाहिए, हाँ वो गड़बड़ है कुछ, 100 नहीं होना चाहिए, वो बॉक्साइड वाला 100 नहीं होगा। ठीक है चलो उसको देख लेंगे। अरे वो 1000, वो टीन हम लोग प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं मगर पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, उसको भी सुधार देंगे, दोनों को भी छोड़ देना। ठीक है दोनों डाटा को। तो क्या बोलो 22, 11 और 4। किसको याद कर लो 22, 11 और 4। चलो उधर वाला काम खत्म हो गया हम लोग का। अब इधर आते हैं 19, 16, 10, 4 100%। उधर क्या है 22, 11, 4। ठीक, अब आ जाओ भैया छत्तीसगढ़ में उत्पादन में देख लो और छत्तीसगढ़ में मूल्य में देख लो, फिर वैसे भारत में उत्पादन देख लो, फिर भारत में मूल्य में देख लो। ठीक है ना, ऐसे पूरे डाटा याद करने हैं। चलो तो इसमें अब केवल हायरार्की याद कर लो, नंबर हिम्मत याद करो, हायरार्की याद कर लो कि छत्तीसगढ़ में उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका योगदान है। देखिए एक बार किसका योगदान दिख रहा है, किसका दिख रहा है, बॉक्साइड का दिख रहा है। चलो उसको भी चेक कर देंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज। हाँ बता देंगे ना, कुछ नहीं, प्रमुख खनिज क्या, जिससे ज्यादा पैसा मिलता हो। हाँ वैसे आ गया ना, कहा है यार तुम्हारे लिए तो पेज रखा हुआ है, मोनिका का मेरे को पता था। नहीं नहीं वो गड़बड़ है, गड़बड़ है, वो प्रिंट गड़बड़ है। फ्री में बेच दे रहे हैं बोल रहे हैं, बताओ। फ्री में आदमी बुखार नहीं देता, इसको टीन चाहिए। अभी झोला लेके पहुंच जाता, सर मैं फ्री में ले लूंगा और जाके बेचूंगा मस्त मंडी में दुकान लगा के, है ना। चलो विवरण, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइड, डोलोमाइट, टीन, अयस्क। हो गई सिंपल सी बात। सेल समूह और अयस्क दिया हुआ है, तो कोयला किस सेल समूह से है और उसका अयस्क क्या होता है, लोहा किस सेल समूह से, उसका अयस्क क्या होता है, पूरा लिस्ट बना करके आपको दिया हुआ है। क्लियर हो गई बातें। चलिए बताइए। चलो बताइए कोयला किस सेल समूह से है, उसका अयस्क क्या कोयले का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सभी उसके क्या भैया अयस्क क्या क्या है ना। 4 प्रकार कोयले पाए जाते हैं ना, कौन कौन से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कौन कौन से, अरे जोर से बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन कौन सा। पूरे भारत में प्यारे मोहन एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला नहीं मिलता है, लगभग न के बराबर। एक तो लद्दाख के पूगा घाटी में थोड़ा सा मिल जाता है। क्लियर हो गई बातें, बाकी नहीं ना के बराबर मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला में मिलता ही नहीं, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला सबसे प्योर, सबसे शुद्ध कोयला है, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन है, जो सबसे कम धुआं देता है और सबसे ज्यादा हीट देता है। तो एंथ्रासाइट कोयला भारत में मिलता नहीं। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है, बिटुमिनस। कौन सा मिलता है, बिटुमिनस, जो कि सेकंड ग्रेड का कोयला है। और एंथ्रासाइट कोयले का प्रयोग करा जाता है बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा, जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया। तो आ से ऑस्ट्रेलिया से एंथ्रासाइट, क्या रखोगे, हाँ। तो कोयले कितने प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। क्या बोलोगे, भारत में कौन सा कोयला नहीं मिलता, सबसे ज्यादा कौन मिलता है, फिर कौन, लिग्नाइट, फिर कौन, पीट। भैया सबसे शुद्ध कौन, उससे शुद्ध, उससे कम शुद्ध, उससे कम शुद्ध, सबसे शुद्ध पीट। क्लियर हो गई बातें, ध्यान रखना। और जो जितना शुद्ध होगा उतना ज्यादा धुआं देगा, उसमें धुआं उतना ज्यादा देगा, मतलब उसमें उतना ज्यादा जल वाष्प, उतना ज्यादा वाटर कंटेंट ज्यादा है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हो गई बातें ना, कि अगर कोयला भैया 4 नाम देगा, बोले इसमें से कौन सा कोयला ज्यादा जल, क्या ज्यादा धुआं उत्पादन करेगा, ये धुआं उत्पादन के पीछे क्या कारण, क्या बोलेंगे, उसमें प्रेजेंट जल की मात्रा। जितना ज्यादा उस किसी भी कोयले में क्या होगा, जल वाष्प होगा, जल होगा, वो उतना ज्यादा क्या देगा, धुआं देगा। इसीलिए बनाया जाता है चारकोल कोक। चारकोल बनाया था लकड़ी को, आजकल लकड़ी को क्या किया जाता है, अवायवीय कम वायु के प्रेजेंट में लकड़ी को जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, उसके अंदर का जितना मॉइस्चर है, वो वाष्प है, सब जल जाता है। फिर उसी लकड़ी क्या बना के बेचते हैं, चारकोल कोक बना के बेचते हैं। आजकल लकड़ी का कोयला बिकता है, देखिएगा लकड़ी का कोयला, यस, तो देखिएगा फिर उसमें कम धुआं निकलता है और अच्छा जलता है वो, इसलिए उसको बनाते हैं उस तरीके से। वैसे ही है आपका ये सब चीज भी। आइए सेल समूह, तो भैया कोयला कौन से सेल समूह से है, गोंडवाना। लोहा कौन से समूह से है, इसका भैया कौन सा है आपका, तो अयस्क तो
और मैग्नेटाइट। कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये पूरा लिस्ट बना लेना इनका। ये उसको पूछता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है तो क्या बोलोगे? लोहे का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? क्या बोलोगे? लोहे का। यस। चूना पत्थर कौन सा समूह? कड़प्पा। बॉक्साइड दक्कन ट्रैप, बॉक्साइड भैया किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। डोलोमाइट कड़प्पा सेल समूह से। टीन अयस्क धारवाड़ सेल समूह से। और क्या किससे? तो कैसेट्राइट। कौन उसका अयस्क? तो कैसेट्राइट। टीन का अयस्क कौन है? कैसेटेराइट। यस। आओ भंडारण स्थिति अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। भैया भंडारण पूछता है छत्तीसगढ़ में कितना भंडारण पता रहेगा तब तो निकालोगे ना उतना, इसलिए पता होना चाहिए। ध्यान देना, कुल भंडारण की सीमा दे दी है, कितने कितने भंडार है, कितने प्रतिशत भंडार है, कितना उसका स्थान भंडारण के अनुसार भारत में सर्वाधिक कहाँ पे उनका पाया जाता है और कौन से जिला में पाया जाता है। क्लियर हो गई बातें? चलो ये चारों को भी ध्यान रखेंगे और इसको भी याद करेंगे। आओ पहले हम लोग पकड़ लेते हैं किसको? चलो ऐसे रखें, समझ में आएगा आपको, नहीं तो गायब हो जाएगा नाम। आजा भाई। हाँ ठीक। बताइए कोयले का कुल भंडारण कितना है? कितना है? कितना है? 69,000। कितना है? 69,000। ऐसे बोला कितना है? 69,000। इतना ही देखो, याद रख लो, है ना। फिर भैया उसके बाद बोलो लोहे का कितना भंडारण है ना? 48-58 हो गया। उसके बाद भैया आपको बोलेंगे चूने कितना भंडारण है? 10,805। बॉक्साइट कितना भंडारण है? 173। डोलोमाइट का कितना है? 917। तो बोलो 69,000, 48-58, 10,805, 173 और 917 किसका इसका? पहले देखो कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइड और डोलोमाइट किसका इसका है? बोलो पहले कौन है? कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइड और डोलोमाइट कौन कौन है? पूरा लिस्ट याद करो, पहले कौन कौन है? हाँ इसमें ये कोयले का कितना है? 69,000। कितना है? 69,000। फिर सेकंड नंबर कौन आ रहा है वहां पे? लोहा। लोहा कितना है? फिर किसका आ रहा है? चूना। उसका कितना है? फिर कौन है? उसका कितना है? फिर कौन आ रहा है? उसका कितना है? यस। प्रतिशत देखेंगे भैया भंडारण के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत कोयले का भंडारण है? कितना परसेंट? 20% कोयले का भंडारण है। लोहे का 21% भंडारण है। देश के कुल भंडारण का कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है? 20%। लोहे का 21%, चूना का 5%, बॉक्साइट का 4% और डोलोमाइट का 11%। तो भैया याद करो कितना कितना है? तो 20, 21, 5, 4, 11। क्या क्या? और किस किस का है? तो कोयला। ये है टन, है टन। टन ठीक है, मीट्रिक टन या टन है, उसके ऊपर चेक कर लेंगे। चलो अब आते स्थान पे। तो बोलेगा कोयले का भैया भंडारण के क्रम में हम कितने नंबर पे आते हैं? कोयले के भंडारण में, तो कोयले के भंडारण में कितने नंबर पे आ रहे हैं? 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 चलो ध्यान रखना। और भैया आपके लोहे के भंडारण में तीसरा, चूने के में पांचवा, बॉक्साइट के में चौथा, डोलोमाइट के में तीसरा। तो अब किसमें इसमें तीसरा आ रहे हो? कोयला, लोहा, डोलोमाइट। किसमें तीसरा आ रहे हो? चौथा किसमें आ रहे हो? बॉक्साइड में। और पांचवा किसमें आ रहे हो? किसमें आ रहे हो? चूना पत्थर में। क्लियर होगी बातें? यार बॉक्साइड का सब चीज 4-4 है। बॉक्साइड का चौथा स्थान 4% ही है, वहां भी 4% पड़े थे। ऊपर में देखो बॉक्साइड का 4.30। ठीक, तो बॉक्साइड में लगभग सब चीज 4-4-4 याद रखना है। ठीक, चलिए है क्या? टीन गायब कर दिए थे उसको। चलो बेचारा को ले आते हैं फिर से। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक भैया कहाँ पे कोयले का भंडार? तो मांड रायगढ़ क्षेत्र में। कौन सा? मांड नदी रायगढ़ क्षेत्र में। कहाँ पर? मांड नदी रायगढ़ क्षेत्र में। लोहे का सबसे ज्यादा भंडारण बैलाडीला में। भैया चूने का चिल्हाटी में। आपका भी हो गया डोलोमाइट का, मैंने उसका बॉक्साइट का केसार में, डोलोमाइट का हिर्री में, और भैया आपका टीन का कटे कल्याण में। किसका? कटे कल्याण में। चलो कोई टीन का भी याद कर लेते हैं। टीन का भैया कितना भंडारण है? तो 30%। कितना उसका योगदान है? तो कितना प्रतिशत योगदान है? तो 35%। तो 35% भंडारण है। भंडारण है 35%, और उत्पादन कितना करता है? 100%, है ना। तो भारत की कुल टीन का कितना भंडारण हमारे यहाँ? 35%। और उत्पादन हम कितना करते हैं? 100%। ठीक है,
यस, क्योंकि किसी एक के पास अकेले इतना भंडारण नहीं है। और टीन के उत्पादन भैया भंडारण स्थान में हम कितने नंबर पाते हैं? दूसरा में, जबकि उत्पादन में नंबर 1। हाँ, सर्वाधिक आते हैं भैया, हो गया क्षेत्र। अब चलते हैं जिला। कौन सा जिला में भंडारण है भाई सबसे ज्यादा? रायगढ़। लोहे का दंतेवाड़ा, आपका चूना पत्थर का बलौदाबाजार, आपका बॉक्साइट का सरगुजा पाट प्रदेश वाला पूरा हिस्सा, और इसका भी आपका डोलोमाइट का बिलासपुर, और उसका टीन का दंतेवाड़ा। तो लोहा और टीन का दोनों का दंतेवाड़ा, लोहा टीन का दंतेवाड़ा, चूना का बलौदाबाजार, कोयला का, हाँ। अब उत्पादन स्थिति देख लीजिए इसी में ही, इसको कंपेयर कर पढ़िएगा। कोयले के भंडारण में कितने नंबर पे हैं? तीसरे, जबकि उत्पादन कितने पे है? वैसे लोहे के भंडारण कितने पे है? तीसरे, उत्पादन कितने पे है? दूसरा। तो 3 2 क्लियर हो गया, कोयला लोहा खत्म। वैसे चलते हैं आगे, जबकि उसके भैया उसके भंडारण कहाँ के? एक और भंडारण, इसका भंडारण, इसका डोलोमाइट भंडारण में कितने नंबर पे है? तीसरा। उत्पादन कितने नंबर पे है? कहीं नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, तो भंडारण में 3 को तीसरा है। आते हैं, खत्म ही हो गया दूसरा। हाँ, अब भाई इस पे चलते हैं। कौन है आपका? ये यार ये चूना पत्थर कितना भैया हमारा उत्पादन में स्थान? चौथा। तो भारत में कितने नंबर पे आते हैं उत्पादन में? चौथे में। और आपके बॉक्साइड में चौथे में, आपके भैया उसमें डोलोमाइट में पता नहीं, और लास्ट में आपके टीन में पहले नंबर पे। सर्वाधिक कहाँ पे है भैया उत्पादन? कौन सा जिला करता है कोयले का? भंडारण कौन सा जिला है? रायगढ़। और उत्पादन कौन करता है? कोरबा। किसके थ्रू करता है? SCCL के थ्रू। भाई भंडारण कौन है इसका? बैलाडीला। उत्पादन में कौन है? दंतेवाड़ा। कौन करता है उत्पादन? NMDC। भंडारण में कौन है चूने का? चिल्हाटी बलौदाबाजार। उत्पादन कौन? बलौदाबाजार। कौन करता है? CSMDC, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर हो गया? जैसे NMDC है वैसे ही छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का CSMDC है, हो गया ना, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल। आओ आगे बढ़ते हैं भैया। कौन सा आ गया? बॉक्साइट आ गया ना। बॉक्साइट में भैया कौन सा है? कबीरधाम। यहाँ कौन सा था अपना? सरगुजा। उत्पादन करता है कबीरधाम। कौन करता है? CSMDC, लोकल वाले का। क्या बोलते हैं, कौन सा ये? डोलोमाइट कौन भंडारण? तो बिलासपुर। उत्पादन कौन? बिलासपुर। कौन करता है? CSMDC। वैसे भी लोहे वाले में कौन करता है? टीना वाले में CSMDC। कितना करता है? दंतेवाड़ा में ही, ठीक, जहां भंडारण वहीं पे ही। तो पूरा लिस्ट याद कर लेना। चलो अब आ जाते हैं हीरा पे, है ना। चलो और घर जाके कल याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हीरा, भैया हीरा की प्राप्ति किस सेल समूह से की जाती है? किस सेल समूह से? बार बार इतना ही पूछ लेता है, किस सेल समूह से? किस सेल से? तो हीरा के लिए कौन सा सेल समूह खोजने जाओगे? किम्बरलाइट। कौन सा? हीरा कैसे ले जाओगे भैया? लाइट लेके खोजने। कैसे लेके जाओगे खोजने? याद रखना, क्योंकि किम्बरलाइट के साथ ऑप्शन जो कैसेटेराइट लिख देगा टीना वाला ना, तो फट सब कैसेटराइट मार दोगे। इसलिए याद रखना इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है। हीरा में क्या? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, इसलिए याद रखना हीरा में क्या? लाइट वाला है ना, और टीन में क्या? कैसेटेराइट वाला। टीन है राइट, ये क्या है? लाइट। क्लियर हो गई बातें? किम्बरलाइट। अनुमानित भंडारण कितना है हमारे पास? 13 लाख कैरेट भंडारण है। कितना भंडारण है? हाँ याद रखना, अनुमानित है, मगर इसका तो कंफर्म नहीं पता, क्योंकि भारत छत्तीसगढ़ इंटरेस्ट नहीं लेता हीरा उत्पादन में। देश के कुल भंडारण का कितना % है हमारे पास? कितना % है? तो भैया हीरे का कुल कितना भंडारण हमारे यहाँ है? कितना %? कितना %? हीरा प्राप्ति क्षेत्र, अब यहीं पे सब जा सकते हो आप लोग। गरियाबंद जिले के पालीखंड, बेहराडी, कोदोमाली, कोसमबुड़ा, जांगड़ा और टेम्पल। कहाँ जाओगे भैया? तो अरे कुल मिला के गरियाबंद जिला जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ कहाँ जाओगे? तो हीरा खोजने कहाँ जाओगे? अब उसके अंदर क्या करो, कौन कौन है? पालीखंड, बेहराडी, कोदोमाली, कोसमबुड़ा, जांगड़ा और टेम्पल। कौन कौन है? इतना बार इसको पूछा, इसका मतलब क्या है भैया? इसमें से एक नाम उठा के पूछ लेता है, इसमें कौन सा खनिज के लिए फेमस है जगह, ठीक है, इसलिए नाम याद होना चाहिए, मजाक में नहीं दे दिया, ठीक है। चलो बोलो, पहला क्या है? जोर से बोलो। अरे फिर 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 चलो आगे बढ़ते हैं। नवीनतम सर्वेक्षण में कहाँ कहाँ मिला भाई हमको कोयले का क्षेत्र? तो जसपुर, रायगढ़, महासमुंद जिले में किम्बरलाइट सेल खोजा गया है। तो करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए आगे है ना, ये सब करंट में पता चलता है, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, फट से एग्जाम में आ जाता है, देख रहे हो ना, इसलिए करंट अफेयर पढ़ लेना। तो कहाँ कहाँ पे नए किम्बरलाइट सेल खोजे गए हैं? तो जसपुर, रायगढ़, महासमुंद। कहाँ कहाँ पे? और अगर आप गौर करके देखोगे, थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी साइड में ही मिल रहा है हमने कोयला। कहाँ मिल रहा? केवल पूर्वी साइड में ही, है ना।
जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद। पूरा क्या है, पूर्व साइड है ना, इसलिए मतलब आने वाले समय कभी एग्जाम में पूछ ले और हमको नहीं पता तो किस तरफ का दिशा को हम ले लेंगे, पूर्व साइड के किसी नाम को ले लेंगे। क्लियर हो गई बातें? इस तरह से अपना कॉमन सेंस ऑन रख लेना। आओ आगे बढ़ते हैं, ये एनालिसिस होना चाहिए माइंड में। अलेक्जेंड्राइड, अगला कौन है भैया, अलेक्जेंड्राइड। इसे हम प्राकृतिक हीरा या अभिशापित रत्न भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, अलेक्जेंड्राइड को? माने भैया इसे गरीबों का हीरा समझिए। क्या बोलेंगे इसे, गरीबों का हीरा। क्या बोलते हैं इसे, गरीबों का हीरा या अभिशापित रत्न। क्या बोलते हैं, हाँ शापित है ये हीरा। जैसे इस हीरे के गहने को पहन लोगे तो आपके साथ गलत गलत, अरे सच्चाई बोल रहा हूँ भाई, मेरे सुनाने का तरीका वैसा है इंटरेस्ट आने के लिए। जैसे इस हीरे मैंने किम्बरलाइट जो आपका है क्या, अलेक्जेंड्राइड, जैसे इससे बने हुए गहने को आप पहनोगे, उंगली में अंगूठी पहन लीजिए, गले में चैन पहन लीजिए, वैसे ही आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होने लगेगा और वैसे ही आपके आसपास आपको भैया बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगेगा, नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होने लगेगी और इस तरीके से आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी वो आपके तो और आकर्षित होने लग जाएगी और आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ आ जाने लगेगी और आपको हमेशा महसूस कराती रहेगी कि मैं तेरे पीछे बेताल बन के बैठी हूँ ये विक्रम, ऐसा करके। क्लियर हो गई बातें? ऐसा कुछ नहीं है, इतना ध्यान सुन रहे हो, चलो कुछ नहीं है भैया। अरे गरीबों का हीरा है, हीरा जैसे दिखता है यार। हाँ तो ये हीरा जैसे दिखता है मगर हीरा नहीं है, मतलब बोले तो फर्जी हीरा। ठीक है चलो, किसका, ये गूगल कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति क्षेत्र गरियाबंद जिला स्थित। देखो अरे हल्के में क्यों ले रहे हो भाई, हीरा कहाँ मिलता है, गरियाबंद में। हाँ फर्स्ट कॉपी है ये, हाँ सही बोले। अरे ऐसे बोलते हैं क्यों, क्योंकि देखो हीरा कोई आदमी खरीद नहीं पाता। क्या खरीदेगा गरीब आदमी, अलेक्जेंड्राइड। अलेक्जेंड्राइड गरीब आदमी खरीद सकता है, मतलब भाई कहने को अभिशापित है ना यार, बेचारा गरीब है, उसको श्राप मिला गरीब आदमी, इसलिए तू हीरा नहीं खरीद सकता, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, गरीबों का हीरा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अलेक्जेंड्राइड अभिशापित रत्न। ठीक है, वो गरीबी के कारण ऐसा बोल दिया गया है। इसलिए अब गरियाबंद जिला स्थित देवभोग तहसील के सेंधमुड़ा एवं लाटापारा क्षेत्र से। तो ये कहाँ मिलता है, ये भी गरियाबंद में ही मिलता है ना, जहाँ हीरा मिल रहा है वहीं पे। इसलिए भैया नॉर्मली क्या हुआ, जब लोग शुरू शुरू खोदना चालू किए तो इसको भी हीरा समझ लिए, हीरा मिली हीरा मिली हीरा मिली, खुश हो गए। मगर बाद बोला बेटा हीरा नहीं है, तो बेचारे क्या हो गए, दुखी हो गए, है ना, अभिशापित हो गया उन लोग के लिए, खुशी पूरा लोग का नष्ट हो गया। इसलिए क्या बोल दिए, अभिशापित रत्न। खुश हो गए थे कि अरे हीरा मिल गई, संभल हमारे घर के कहना भंडार होगी से। बाद में जब लेके गए तो हीरा च नहीं है, तो अभिशापित रत्न इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, ही दिखता हीरे जैसा मगर हीरा नहीं है, क्रिस्टल है। तो ये भी सोना, अगला कौन आ गया, सोना। ये आपका भाई जादू मोना सोना टोना बाबू वाला नहीं है, ये गोल्ड है। ये कौन है, गोल्ड। सर मोर सोना मोना जादू टोना तो गोल्डे है, वो गोल्ड नहीं बेटा, ये पहनने वाला मटेरियल, धातु। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सोने का सर्वाधिक उत्पादन बलौदा बाजार जिले के सोनाकान क्षेत्र में होता है। तो कहाँ भैया सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, तो अब गौर करो कि आज इतनी टेक्नोलॉजी आई है कि हमको आज पता चलता है कि भाई सोना कहाँ पे है, मिनरल्स का हम लोग सब चीज जांच करके पता कर लेते हैं। सोचो तो फिर इतने समय पहले से इस क्षेत्र में नाम सोना खान कैसे था और वहीं सोना मिल रहा है। मतलब सोचिए हमारे पूर्व के लोगों के पास कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी कि बिना उतने बड़े बड़े मशीन की पता कर देते थे कि किस जमीन में क्या, उसके आधार पर नाम रख दिया गया सोना खान, सोने का खान। समझ रहे बात, मतलब मजाक नहीं बात है, ये सोचने वाली बात है, आपको सोचना चाहिए। जैसे अभी कहाँ वैशेषिक सूत्र है ना, जो कड़ाद लिखे हुए हैं, उसमें ही न्यूटन के तीनों नियम दे दिए गए हैं। और हम बोलते हैं न्यूटन गति के तीनों नियम कौन दिया, न्यूटन। इसको एग्जैक्ट ही अभी एक आदमी क्लेम कर दिया है मैसाचुसेट्स में। मेरा स्टेटस कौन कौन देखते हो, उसमें देखना स्टेटस, शेयर कर देना ग्रुप में, उसमें डाला हूं पूरा प्रूफ के साथ। आदमी बताया है कि वैशेषिक दर्शन का 3 श्लोक लिखा है, 3 श्लोक का हिंदी में जो मतलब होता है उसको ही न्यूटन एग्जैक्टिस कॉपी करके रख दिया है। फिर उसके पीछे का इतिहास बताया कि जब पहले भारत में सब चीजें, हमारे ग्रंथ तो बहुत साल पहले बन चुकी है, न्यूटन के हजारों साल पहले के हैं वैशेषिक कणाद जी अपने। तो जब उस समय वो गति के तीनों नियम दे दिए थे, भाई बल के सब नियम वगैरह दे दिए थे कणाद जी, उस समय जब यहाँ पे क्रिश्चियनिज्म जब यहाँ आया ना भारत में, तो यहाँ मिशनरीज आ गई। मिशनरीज आई जो यहाँ पे क्या करनी, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने लग गए। अब वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना क्या पड़ेगा, यहाँ के जो ग्रंथ है इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं के ग्रंथों को कन्वर्ट करके ये विदेशी लोग पढ़े और सिर्फ पढ़ के नियम दे दिए और बाद में पेटेंट करा ले, तो लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने नियम कानून दिया। जबकि भैया न्यूटन के जन्म से 1000 साल पहले, इतने बड़े ऑनलाइन मंच पे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, ये बात ऑथेंटिक है। मेरे स्टेटस देखिए जा करके, अभी ही रजिस्टर में डाला हूं, तो अभी एक व्यक्ति क्लेम किए बाइजेत प्रूफ के साथ कि वैशेषिक दर्शन जो कणाद द्वारा लिखा गया है उसमें 3 श्लोक से गति के तीनों नियम निकले हुए हैं, पूरा चीज क्लियर कर एकदम बता दिए हैं। और भाई हमारे पास तो वही कणाद द्वारा लिखित वैशेषिक दर्शन तो बहुत साल पहले का है, 1000 साल इसको तो दुनिया मानती है। हमारे तो वेद तो भाई सबसे पहले के हैं, वैद हमारे क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत 1000 साल पहले की है, वैदिक सभ्यता बहुत पहले की है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी। तो सोचिए भैया हमसे ही सब कॉपी पेस्ट हुआ। देखिए जैसे जब हमारे भारत वाले बोले कि यार इंसान आकाश में उड़ता है,
तो दुनिया मजाक उड़ा रही है, अरे आदमी कोई उड़ सकता है क्या। मगर वही जब एक विदेशी आ गया राइट ब्रदर्स, बोला अरे हवाई जहाज बढ़ा के आदमी उड़ा दिया, तब लोग क्या बोले, हाँ यार आदमी उड़ता है। तो बोले भारतीय वाले बोले ना, अरे बेवकूफ यही तो बोल रहा था कि आदमी उड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भैया विमान जो राइट ब्रदर्स आज बना रहे हैं आधुनिक काल में, हमारे यहाँ कई साल पहले ही विमाना सूत्र लिखा जा चुका है। विमाना सूत्र पूरा एक बुक है कि विमान का एरोडायनेमिक कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, फ्यूल किस तरीके का प्रयोग होना चाहिए, और जिस पर IIT वाले भारत वाले पूरे रिसर्च भी कर चुके हैं। बस उसका फ्यूल नहीं पता कर पाए हैं कि भाई कौन सा ऐसा फ्यूल था जो यूज करते थे उस समय के लोग, जिसको इतना एफिशिएंसी के साथ उड़ता था, है ना। अभी भी उसकी एफिशिएंसी को मैच नहीं कर पा रहा है। वर्तमान का जितने एरोप्लेन देख रहे हो आप लोग ना, उसकी एफिशिएंसी को मैच नहीं कर पा रहे जो उस समय उसका जानकारी मिलता है। तो हमारे तो सोचो आज राइट ब्रदर्स बोल रहा है तो लिख रहा है हेलीकॉप्टर की खोज राइट ब्रदर्स ने की। हमारे तो कब से भैया पता है, आप सबको कहानी सुने हो ना कि पुष्पक विमान में रावण आया था, ले गया था, और पुष्पक विमान रावण से पहले किसके पास था, कुबेर जी के पास था, है ना। पुष्पक विमान रियल में कुबेर जी का था, बाद में ये रावण को दिए थे कुबेर जी, दोनों भाई हैं कुबेर जी और आपके रावण, है ना, याद रखने की बात। तो सोचो हमारे तो कहानी में बता दिया गया कि भाई ऐसा कुछ जहाज होगा जो हवा में उड़ेगा। हमको लगता है विदेशी लोग खोजे, नहीं, ये तो अपनी संस्कृति को जानो, बहुत कुछ छुपा है। और मेरा स्टेटस देखा कीजिए प्रत्येक रात 10 बजे, ठीक है, आओ अपनी संस्कृति के बारे में जान जाओगे। डीपी दिखाता है, स्टेटस नहीं दिखाता, दोनों नहीं दिखाता। सेव नहीं किए होगे आप लोग नंबर, अच्छा तुम लोग स्टेट, हाँ इतने लोगों का नंबर कैसे सेव कर पाऊंगा ना मैं, अच्छा तभी ग्रुप में डाल दूंगा आपसे, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा तुम लोग के लिए, है ना, ग्रुप में देख लेना सब, आज ही भेजता हूँ। हाँ जा रे, मोबाइल दे दूंगा मोनिका, मैं तुमको घर से बैठ के करके ले आना, ठीक है। मेरे को 2 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, एक तो लिखना, है ना, और दूसरा भैया क्या ऐसी मोबाइल पकड़ना, ज्यादा पसंद नहीं है मेरे को दोनों चीज। हम मोबाइल बस एक ही काम करना पसंद है मेरे को, मूवी देखना, हाँ ऐसा लगा। अब चलते हैं सोना पे, ठीक है, तो अपने अपने सोना को भूल जाओ और पढ़ाई वाला सोना पे आ जाओ। सोना कहाँ मिलता है भैया, सोना खान बलौदा बाजार क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के विभिन्न नदियों के रेत में सोने कण पाए जाते हैं। जब जॉब नहीं लगे तो कहाँ जाना है, इन्हीं नदियों में झारा लेकर के झारने, झारा लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जनजातीय काम करते क्या बोलते हैं, सोन झारा जनजाति, क्या याद रखेंगे। कौन कौन सी नदी है, तो ईब मैनी नदी, जसपुर वाला ईब मैनी नदी, फिर कौन है आमनेर नदी, आमनेर पिपरियम उसका खैरागढ़ वाला, फिर कौन है सबरी नदी। सबरी नदी कहाँ पर है, सबरिया, सबरी का और नाम क्या है, सबरिया कोलाब, क्या नाम सबरी का, हाँ कहाँ पे है सबरी नदी, इधर क्या नीचे क्या, नीचे क्या है, कहाँ पे सबरी नदी, अरे सुकमा में एक ही तो नदी है सबरी, बस। तो देख लो भैया छत्तीसगढ़ में आप लोग 3 जगह जाओगे, जब जॉब अब ना लगे और बोले घर वाले बोले कि अरे यार पैसे वैसे कमा भाई बोलेंगे, तो बोलना अभी सोना लेके आती हूँ, रुक बोलना, ठीक है। एक चल जाना यहाँ पर भैया ई नदी क्षेत्र में, एक चल जाना यहाँ पर भैया, और एक बोलना यहाँ, देखो तो भगवान ने आपको पूरा टेक्निक दिया, देखिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, त्रिदेव त्रिरत्न, समझ रहे हो ना, इसीलिए हाँ। यहाँ के नदियों के बालू के कण में सोने के कण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कि भाई मान लो कोई सेल समूह है, उन सेल समूह से भैया नदी बहुत अंदर से जमीन से बहते हुए आ रही, तो कोई सेल समूह में गोना गोल्ड होता कैसे, समझिए कि ये कोई चट्टान है ना, और ये कोई चट्टान से भरा हुआ है, तो इसकी दरारों में भैया क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, इसकी दरारों में से सोना रहता है, ठीक। तो भाई पत्थरों के बीच से कोई पानी बह के आ रही तो हल्का हल्का लेके आती है, घर्षण कर करके कर करके एकदम बारीक 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 बारीक। आपकी अफ्रीका वगैरह की तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जहाँ पे लोग यही काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक वहाँ झारेंगे झारेंगे झारेंगे, मस्त सोना आ जाएगा भैया, 1-2 ग्राम 10 ग्राम हो गया काम, और क्या बढ़िया है, समझ रहे हो बात, कोई प्योर गोल्ड। हाँ हाँ कोई भी जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओपन रखा गया है। अरे सब पढ़ने का है, ये सब किताबी ज्ञान है ना, ऐसा नहीं मिलेगा, सोना जाओगे झारने नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। तो कहाँ का मिलता है भाई सोना, अगर पूछता है तो कौन कहाँ मिलेगा सोना में, तो कौन नदी में, ईब-मैनी नदी, आमनेर नदी और सबरी नदी। तो इसलिए ट्रायंगल मैप याद रख लेना, ईब-मैनी नदी, आमनेर नदी और सबरी नदी। हालांकि सोना मिलेगा, सोना झारने से। मैं भी जाऊँगा हर संडे संडे, जिसको चलना होगा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ आदमी बढ़ जाओगे तो 407 कर लेंगे, उसी में चलेंगे ट्रैक्टर में। झारा आपका, कमीशन मेरा रहेगा, 1 ग्राम में 1%। चलो अब चलते हैं भैया अगला, ठीक। मिलता है यार, ऐसा थोड़ी है। देखे मैं जान ही चल रहा था, ये तो जानना था मेरे को, तभी बीच में गायब थे क्लास से बेटे। अब सोचा मैं, अच्छा नया जैकेट उसी के पैसे से, सोन झारा जनजाति। हाँ
तो बलौदा बाजार है ना, तो ये मैंने जसपुर, ये तो कहा है राजनांदगांव का, तो सोना खान तो जमीन के अंदर है ना, सोना खान में नदी के अंदर नहीं। अरे सोना खान में जमीन के अंदर है बेटे, वहां भी पानी तो पीती हूँ नल में, मामा गिलास लगे छान रही, मामा गिलास में छान रही पानी वानी सोना, ऐसा नहीं। माँ बोली बेटा वो सोना नो है, वो गोरैया के टंकी खुला है, ठीक है। चलो आते हैं भैया कोयला पे। तो कोयला के लिए देख लीजिए भैया कौन कौन सा जिला में कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो कोयला कौन कौन जिले में मिलेगा? कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कहाँ कहाँ मिलेगा? मतलब भैया पूरा पूर्वी बुंदेलखंड का पठार वाला हिस्सा है ना, मनेंद्रगढ़, चिन्ह, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, आपका सरगुजा और आपका भैया कोरबा का उत्तरी हिस्सा और रायगढ़ का उत्तरी हिस्सा। क्लियर हो गई बात? इसलिए बोला है कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। भैया बोला कोरबा में कहा तो मुकुल घाट, क्या है? मुकुल घाट बोले चाहे मुकुंद घाट बोले, क्या बोले? मुकुंद, क्या बोलेगा? मुकुंद घाट। तो मुकुंद घाट सबसे बड़ा यंत्रीकृत मशीनीकृत खान है, तो बोलेगा सबसे बड़ा यंत्रीकृत या मशीनीकृत खान कौन सा है? तो मुकुंद घाट। क्या बोलोगे? मुकुंद घाट। क्या बोलोगे? मुकुंद घाट हो गया। फिर वो बोलेंगे और कौन, उसका कौन सा स्थान भाई कोरबा का? तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, रामपुर, चोटिया। कौन कौन सा? हाँ, और सबसे बड़ा भैया खान गेवरा कुसमुंडा खान अभी होने वाला है, जो करंट अफेयर में पढ़ोगे। आज ये भी अपडेट कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना करंट अफेयर को, क्वेश्चन वहीं से बचेगा। ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर वाला ही पूछता है, इतना ज्यादा रटना नहीं पड़ता, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ो कवर हो जाता है। रायगढ़ में कौन सा क्षेत्र है? तो मान नदी रायगढ़ क्षेत्र, पूरा स्कूल के लिए है। सर्वाधिक भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो मान नदी रायगढ़ क्षेत्र। उसके अलावा रायगढ़ में कौन कौन क्षेत्र है? गारे, पलमा, धर्म, जयगढ़, खरसिया और तेलई पानी। कौन कौन सा रायगढ़ क्षेत्र है? तो हाँ, तो पूछेगा इनमें से कौन सा चित्र किस जिले का और किसके लिए फेमस है। कोरिया में कौन सा है? तो सोनहट, चिरमिरी, झगराखंड और सुहागपुर। कौन कौन सा कोरिया का? सोनहट में अर्ध कोकिंग कोयला क्षेत्र है, क्या है वहां पे? हाँ, कौन सा है? तो कोरिया का कौन सा स्थान वही अर्ध कुकिंग कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है? हाँ, कुकिंग कोयल के लिए जाना जाता है। सूरजपुर विश्रामपुर एससीसीएल का उप मुख्यालय, तो एससीसीएल का उप मुख्यालय कहां पर है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का उप मुख्यालय, उप मुख्यालय कहां पर है? और मुख्यालय कहां पर है? बिलासपुर। कहां है? बिलासपुर। और भैया सूरजपुर में कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए? रामकोला। कौन सा क्षेत्र? रामकोला। विश्रामपुर सूरजपुर। बलरामपुर में ताता पानी। चलो लोहे के लिए देख लेते हैं। लोहे के लिए कौन कौन क्षेत्र है भैया? तो दंतेवाड़ा, बालोद, कांकेर और कबीरधाम। कहाँ कहाँ मिलता है लोहे? पर ध्यान बैठा लो, कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो आप देखोगे तो भाई दंतेवाड़ा से लेकर के पूरा से डायगोनली पश्चिम की ओर, दंतेवाड़ा से लेकर के डायगोनली पश्चिम की ओर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद और कबीरधाम पूरा डायगोनल तिरछा गया ना, पश्चिम की ओर गया ना हम लोग। तो ऐसे बस उतना ही ध्यान रखा करो, एक मैप बन गया दिमाग में, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद और कबीरधाम। क्लियर हो गई बातें? तो पश्चिम की ओर पूरा जा रहा है दंतेवाड़ा से लेकर के कबीरधाम तक। तो देख लीजिए दंतेवाड़ा में कौन कौन सा? किरंदूर, बेलडीला और बचेली। कौन कौन सा? कौन कौन सा? फिर बालोद में कौन सा? दल्ली राजरा खान। बालोद में कौन सा? अब बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट, नॉट बिलासपुर। भिलाई स्टील प्लांट को लोहा इसकी आपूर्ति कहां से की जाती थी? भिलाई स्टील प्लांट को लोहे की आपूर्ति कहां से की जाती थी? मगर अब यहाँ पे लोहा भैया खत्म हो गया, तो अब कहां से दिया जा रहा है? राव घाट, कांकेर। कहां दिया जा रहा है? पढ़ा चुका हो ना ये, हाँ। कांकेर में भैया राव घाट, बीएसपी को लोहा की आपूर्ति अब की जाती है कहां से? राव घाट, कांकेर से। कहां से? हाँ। और कौन सा कांकेर में ठोर क्षेत्र? आरी डोंगरी। कहां पर है? आरी डोंगरी। आरी डोंगरी कहां है? कांकेर। और धारी डोंगर, हाँ तो याद करवाया था ना, आरी डोंगर, आरी डोंगरी, धारी डोंगर। कबीर धाम में कौन कौन क्षेत्र फेमस है? तो एकलामा, चेलिकलामा। एकलामा चेलिकलामा है क्या? एकलामा और चेलिकलामा क्या है? एलिकलामा, एकलामा और चेलिकलामा। चलो चूना पत्थर चलते हैं हम लोग। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो मैदानी क्षेत्र मिलेगा, बलौदा बाजार, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। पूरा मैदानी क्षेत्र है, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और रायपुर। दिमाग बैठा लिए, पूरा तीनों संभाग देख लो, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। तीनों संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर, रायपुर संभाग का बलौदा बाजार, रायपुर और दुर्ग का दुर्ग। दिमाग बैठ गया। अब देखो मैदानी क्षेत्र मिलता है तो बलौदा और कहाँ कहाँ? तो करही, झीपन, चंडी, सोनाडी और रवांग। तो कहाँ कहाँ पे? बिलासपुर कहां पर? चिल्हाटी में। कहां पर? चिल्हाटी बिलासपुर में सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है। तो बिलासपुर में कहां पर कोयले सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है?
यस। दुर्ग में कहां पर? जामुल दुर्ग नंदिनी खुंदनी बीएसपी को चूना पत्थर आपूर्ति की जाती थी। नंदिनी खुंदनी से जो अब गड्ढा हो गया जिस पर बनाएगा भैया 802 एकड़ वाले में, 858 वाले में सबसे बड़ा क्या आपका जंगल सफारी है ना। चलो याद रखना। तो जामुल कहाँ है? दुर्ग। और नंदिनी खुंदनी दुर्ग किसके लिए फेमस है? ये चूना पत्थर के लिए। रायपुर में कहाँ पर? मांडर और तिल्दा, इसलिए भाई मांडर तिल्दा में आपको दिखते हैं सब सीमेंट प्लांट है ना, इतने पुराने पुराने बड़े बड़े सीमेंट प्लांट सब कहाँ दिखते हैं? मांडर और तिल्दा में ही। आओ टीन एस कहाँ मिलता है? दंतेवाड़ा और सुकमा में। टीन कहाँ का मिलता है? दंतेवाड़ा और सुकमा में। कटे कल्याण और कुआं कोंडा कहाँ कहाँ? कटे कल्याण कुआं कोंडा बड़े बचेली। तो कटे कल्याण सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है और बड़े बचेली सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है, ऐसे ही एग्जैक्टली पूछेगा। दोनों नाम दे देगा। बोले सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र कौन सा है? भंडारण क्षेत्र। और उत्पादन क्षेत्र? उत्पादन क्षेत्र। हाँ यार भाई, जो उत्पादन करेगा वही तो उसको बेचेगा और वही तो बड़ा आदमी बनेगा ना, इसलिए उत्पादन क्षेत्र कौन होगा? बड़े बचेली। और भाई भंडार क्षेत्र कौन होगा? कटे कल्याण। याद रखना। अगला तो हीरा कहाँ मिलता है? गरियाबंद, मैनपुर, पायलीखंड, बेहराडी, कोदोमाली, कोसमबुड़ा, जांगड़ा, टेम्पिल। कहाँ का मिलेगा हीरा? कौन सा जिला में? अलेक्जेंड्राइट कहाँ मिलता है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं भैया? गरीबों का हीरा, अभिशापित रत्न, सब इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो भैया अलेक्जेंड्राइट क्या हो गया? देवभोग, लाटापारा, सेंधमुड़ा, देवभोग क्षेत्र कहाँ का मिलता है अलेक्जेंड्राइट? देवभोग, लाटापारा, सेंधमुड़ा। तो पूछ लिया भाई गरीबों का रत्न को, है ना, हल्के मत लिया करो। देखो लेबर इंस्पेक्टर में ही पूछा है, बेचारे लेबर लोग खुश हो गए थे करके, बहुत दर्द को दिखा रहा है। बताओ बॉक्साइट, सरगुजा केसार सर्वाधिक भंडार क्षेत्र। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार क्षेत्र कौन सा है? सरगुजा का, सरगुजा का, सरगुजा का। और मेन पार्ट बीएसपी को बॉक्साइट आपूर्ति करता है। तो मेन पार्ट से भिलाई स्टील प्लांट को भाई कहां से होती है बॉक्साइट की आपूर्ति? भिलाई स्टील प्लांट को बॉक्साइट की आपूर्ति कहां से की जाती है? कहां से की जाती है? उसके अलावा भाई कहाँ का बॉक्साइट है? तो सरगुजा, मेन पार्ट, बलरामपुर, जसपुर, कबीरधाम, कोंडागांव। कहाँ कहाँ पे? उसको दिमाग में बैठाइए, दिमाग में कहाँ कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है ना बॉक्साइट, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का यस्क है क्योंकि। तो बॉक्साइट किसका यस्क है? एल्यूमिनियम का। कहाँ कहाँ है? देखो दिमाग में बैठाओ एक बार, कहाँ कहाँ है? सरगुजा में है, उसके बगल जसपुर में है, उसके ऊपर बलरामपुर में है, मैनपट क्षेत्र वहीं पर हो गया। बचा इधर का नाम जो आपको हटके है, कौन कौन सा भैया आपका? कबीरधाम और कोंडागांव। कौन कौन सा? कबीरधाम और कोंडागांव। तो वही मेन पाट प्रदेश और कबीरधाम और कोंडागांव। चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र याद कीजिए, बताया था हमें चिल्फी घाटी मिलता है बॉक्साइड। पाट प्रदेश में, चिल्फी घाटी में और कोंडागांव में। कहाँ कहाँ पर? पाट प्रदेश, चिल्फी घाटी और कोंडागांव, ऐसे याद रखना है। डोलोमाइट भैया कहाँ मिलता है? तो बिलासपुर हिर्री माइन सर्वाधिक भंडार क्षेत्र है। तो डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडार क्षेत्र कौन है? हिर्री माइन बिलासपुर। कौन है? उसके अलावा कहाँ का मिलता है डोलोमाइट? जगदलपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। कहाँ का मिलेगा? तो जो भी मैदानी क्षेत्र होगा, मतलब जहां चूना मिलेगा वहीं क्या मिलेगा? डोलोमाइट। जहां चूना मिलेगा वहां क्या मिलेगा? डोलोमाइट मिलेगा। क्लियर हो गई बातें? इसलिए मैदानी क्षेत्र में क्या मिलता है? डोलोमाइट। देख लो जहां भी मैदानी, बिलासपुर मैदानी क्षेत्र है, जगदलपुर भी मैदानी क्षेत्र, जहां नदी बह पूरा मैदान बन गया वो वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बलौदाबाजार पूरा नदी वाला मैदानी क्षेत्र, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ सब मैदान है कि नहीं है? यस। तो सब मैदानी क्षेत्र में क्या मिलता है? चूना के साथ साथ डोलोमाइट। सोना, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर और जसपुर। कहाँ का मिलता है सोना? तो बलौदाबाजार, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर और जसपुर। चेतना अभी सब जगह में मामा मत बना लेना, ठीक है, सोना के चक्कर में। चलो अभ्रक, अभ्रक कहाँ है भैया? बस्तर के दरभा घाटी में। कहाँ है अभ्रक? अरे पूछता है अभ्रक को, कहाँ पे अभ्रक? बस्तर का दरभा घाटी, सुकमा का झीरम घाटी और गोलापुल्ली पहाड़। क्या बोलोगे? हाँ, झीरम घाटी कहाँ है प्यारे मोहन? गोलापल्ली पहाड़ कहाँ है? दरभा घाटी कहाँ है? गार्नेट कहाँ मिलता है? गरियाबंद, बीजापुर, जसपुर। कहाँ मिलता है? तो ग से गार्नेट, ग से गरियाबंद, बस याद रखो। क्या बोलेंगे? ग से गार्नेट, ग से कोरंडम, बीजापुर, सुकमा। कहाँ पे? कोरंडम कहाँ? क्वार्टजाइट, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, बेमेतरा। कहाँ है क्वार्टजाइट? हाँ, मैंगनीज, गरियाबंद, बिलासपुर। मैंगनीज कहाँ? ग्रेनाइट कहाँ? कांगेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। हमारे भाई बस्तर वाला एरिया मिलता है क्या? ग्रेनाइट। और फ्लोराइट कहाँ मिलता है?
राजनांदगांव महासमुंद। आजकल बहुत ज्यादा इसको पूछता है, फ्लोराइड कहाँ मिलता है? राजनांदगांव महासमुंद। याद रखना, फ्लोराइड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट में राजनांदगांव, राइट में कहाँ? महासमुंद, फ्लोराइड मिलता है। चलो याद रखना। और सीसा कहाँ मिलता है? सीसा यस कहाँ मिलता है? राजनांदगांव महासमुंद। मतलब भैया जहां पे आपको क्या मिलता है? फ्लोराइड, वहीं क्या मिल रहा है आपको? सीसा। ठीक। तांबा कहाँ मिलता है? तांबा कहाँ मिलता है? तो पूछा है क्योंकि तांबा स्पेशल चीज है। तांबा कहाँ मिलता है? बीजापुर, याद रखिएगा। खनिज जल कहाँ मिलता है? बलरामपुर। ताता पानी क्षेत्र, गर्म पानी स्रोत या फव्वारा, क्योंकि इसके जल में क्या पाया जाता है? सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड, इसलिए क्या बोल इसको? खनिज जल। तो खनिज जल कहाँ मिल रहा है? बलरामपुर का ताता पानी क्षेत्र, गर्म पानी क्षेत्र। आपका हॉट वाटर फाउंटेन। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? बलरामपुर, मानिकपुर, गिरवा पानी, सुकमा का केरलापाल। कहाँ मिलता है भैया आपका ग्रेफाइट? तो सुकमा का केरलापाल। तो एक है ग्रेनाइट जो कि बस्तर मिलता है, एक है ग्रेनाइट, और एक क्या है आपका? ग्रेफाइट। बताओ आपके सीस के पेंसिल में, पेंसिल के सीस में भी क्या प्रयोग होता है? ग्रेनाइट की ग्रेफाइट? ग्रेफाइट, याद रखना। तो वही ग्रेफाइट है। कहाँ मिलेगा ग्रेफाइट? तो बलरामपुर और सुकमा में। ऊपर बलरामपुर, एकदम नीचे सुकमा पर है ना, उत्तर और दक्षिण में। ठीक। क्वार्ट्स कहाँ? दंतेवाड़ा और सुकमा। तो क्वार्ट्स पूछता है, क्वार्ट्स कहाँ पे? दंतेवाड़ा सुकमा। क्वार्ट्स कहाँ पे? दंतेवाड़ा सुकमा। फायर क्ले कहाँ पे? कोरबा सूरजपुर। पूछता है फायर क्ले, फायर क्ले कहाँ? कोरबा और, तो फायर क्ले क्लस से कोरबा, का से सूरजपुर, याद रखना। खनिज उत्खनन करता कंपनी अब हम लोग देख लेते हैं। अरे खत्म होने वाला है, चल चलो, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। अरे खत्म हो जाएगा यार, अरे इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। पढ़ लो ना, ऐसे तो छोटे छोटे तो है, इसको याद करवा दूंगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर इसको कल अपन इसको पढ़ लेना घर में बढ़िया से, है ना। कल यहाँ चालू करेंगे, ठीक है, ऊर्जा संसाधन से, है ना। पढ़ोगे ना? हाँ ठीक, पढ़ के आ जाना, फिर उसको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। भेज दीजिए भाई, गेट खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, आने दीजिए बच्चों को। वैसे तो सब बच्चे नहीं हैं, मुझसे बूढ़े बूढ़े भी हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। गेट ओपन कर दीजिए, आने दीजिए।